हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने यूपी टीजीटी में जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे उनका सॉल्यूशन कराया। तो इससे पहले 2021, 2019 और 2016 वाला पेपर हमने सॉल्व करा दिया है और एक्चुअली उसके बाद रोक दिया था। तो फिर एक डिमांड आने लगी यूट्यूब पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कि सर थोड़े से और पुराने हैं वो भी करा दो। तो 2 पेपर अपन और करेंगे। तो इसी सीरीज़ में ये जो 2013 में पेपर आया था और क्वाइट सरप्राइजिंग इसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। तो खैर अच्छे बुरे की बात नहीं है, बट 2013 में अच्छे वाले क्वेश्चन थे। खैर देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है अवकाश पर, मृत्यु पर, प्रवेश के समय या विघटन के समय। तो हमें पता है 2 अकाउंट का नाम पार्टनरशिप में बार बार आता है। एक आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आप बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो ये एडमिशन में, रिटायरमेंट में या जो डेथ वाले क्वेश्चन होते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, वहाँ काम आता है। और रियलाइजेशन अकाउंट ये काम आता है जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जब फर्म का समापन हो जाता है, क्योंकि इस खाते का हिंदी में नाम क्या है, वसूली खाता। तो जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हम असेट्स को बेचा करते हैं, उनसे हम वसूली करते हैं और उस आए हुए पैसे से लायबिलिटीज़ को रीपे करते हैं। तो यस, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, वसूली खाता है, ये फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है। तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस अग्रीमेंट द पार्टनर्स रिसीव। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई स्पष्ट समझौता नहीं है तो साझेदार को क्या प्राप्त होता है? लाभ हानि में बराबर हिस्सा, हाँ। पूंजी पर 12% ब्याज, नहीं। लोन पे 18% ब्याज, बिल्कुल नहीं। ये सभी बिल्कुल नहीं। इसका आंसर ए होगा। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप नए नए पार्टनर बनते हैं, बहुत अच्छी यारी दोस्ती होती है, दिमाग में कुछ आइडिया होता है, आपस में प्रेम विश्वास होता है, तो जस्ट हम पार्टनरशिप शुरू कर लेते हैं। उस समय हमने तय तक नहीं किया कि प्रॉफिट होगा तो इसका हिस्सा कैसा बटेगा, कौन कितने घंटे काम करेगा, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, कौन कितने ड्राइंग्स करेगा, ये हमने तय ही नहीं किया। और जब समझ लो 1 साल बिजनेस किया और प्रॉफिट हुआ तो अब कैसे बांटें? तो आपने स्पष्ट रूप से तो प्रोविजंस किए नहीं। आपको एक पार्टनरशिप डीड, एक लिखित में अग्रीमेंट बना लेना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम कहता है कि अगर आपने तय नहीं किया है तो आपके लाभ हानि बराबर बांटे जाएंगे, चाहे किसी ने कम काम किया, चाहे ज़्यादा काम किया, चाहे किसी ने कैपिटल कम दी, चाहे ज़्यादा दी, सब में इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा। इसका आंसर ए रहेगा। वेल, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 विल बी। देखिए 4 और 9, अगर आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आपको इनको मल्टीप्लाई करके इसका अंडर द रूट निकालना पड़ेगा। तो 4 और 9 36, और 36 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6। तो इसका आंसर 6 है। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन यूँ चलता है 4 + 9 बटावा जितनी संख्याएं हैं, तो शायद ये आ जाता आपका 6.5। तो ये आपका आया अर्थमेटिक मीन। ये इन्होंने पूछा था ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती है वैसे वैसे टफ हो जाता है। तो सपोज करो मैं पूछूं 4, 8 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो अब ये यूँ नहीं निकलेगा कि 4 × 8 × 16, आधा तो इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ थर्ड रूट निकालनी पड़ेगी। थर्ड रूट को अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली मतलब समझे तो ये यूँ है 4 × 8 × 16, है ना, की पावर 1/3। इसका मतलब वैसे ये है। अब सरल भाषा में कैसे करेंगे, यूँ समझो, आप क्या करो, जैसे 4, 8, 16, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे 4 × 8 = 32, 32 × 16, 16 दूनी 32, 3, 16 × 48, 3, 51, 512। ठीक है, पहले आपने क्या किया, 4, 8, 16 को मल्टीप्लाई कर लिया, 512। फिर यहाँ जो आपको गिवन ऑप्शन है ना, गिवन ऑप्शन को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये 8 है तो 8 × 8 × 8 करके देखो, 8 × 8 = 64, 64 × 8 512। मैं जस्ट ये चांस की बातें बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन होता कि 4, 8, 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो उसका आंसर आपका 8 आता। ठीक है, या जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट ना निकालना है तो मैं इसका बता रहा हूँ, जैसे 4 और 9, आपको 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य बोला ना, तो 4 × 9 कितना होता है, 36। ठीक है, अब यहाँ आप संख्याएं उठाओ, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जितनी संख्याएं होती हैं उस हिसाब से चलता है। ठीक है,
अगर जैसे भी 4 और 9 था 36, दो संख्याएं थी तो आपको 6 का स्क्वायर करना है। और जैसे मैंने बोला 4 8 16, तो 4 8 16 का आपने गुणनफल कर लिया। क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं तो आपको जैसे 8 का क्यूब लगा के देख लो, 5 का क्यूब लगा के देख लो, 6 का क्यूब और 6.5 का क्यूब, किस वैल्यू से आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करनी है या क्यूबिंग करनी है, डिपेंड्स ऑन आपको कितनी संख्याएं दे रखी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण उद्यमी में होना चाहिए। उद्यमी जिसको अपन एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसके अंदर क्या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके अंदर इनोवेशन, नवाचार की भावना होनी चाहिए, बिल्कुल रिस्क बियरिंग क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल टेकिंग इनिशिएटिव होना चाहिए, बिल्कुल ये सारी की सारी खूबियाँ एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, देखिए एक कपड़े की दुकान शहर में बहुत सारी हैं और फिर आप सोचते हो मैं क्या करूँ, और फिर आप एक कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। शहर में 200 किराने की दुकानें पहले ही हैं और फिर आप सेम उसी पैटर्न की किराने की दुकान खेल देते हैं, तो आप कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो भी ये अच्छा है, मतलब बुरी बात नहीं है। कोई आदमी भीख नहीं मांग रहा, चोरी चकारी नहीं कर रहा, अपराधों में इन्वॉल्व ना होके ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, दैट्स गुड। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से धंधा करते हो तो आप व्यापार धंधा कर रहे हो। आपको एंटरप्रेन्योर कब कहा जाएगा, जब आप कुछ नया करो, या तो नया काम करो या पुराने काम को नए ढंग से करो, तो कहा जाएगा कि आपने कोई इनोवेशन किया है। और जब आप ऐसा कुछ नया करोगे तो उसके अंदर रिस्क होता है, तो आपके अंदर एक रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, आपको एक रिस्क पचाने की क्षमता या रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जब आप सोचोगे कि मैं कुछ नया करूं, तो आपको कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा जो लोगों ने देखा नहीं हो, लोगों ने सोचा नहीं हो, लेकिन आपको ये लगता है आप उसे देख पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं लाऊंगा तो लोगों को बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये सब खासियतें एंटरप्रेन्योर में, उद्यमी में होती है। भारत में 1 रुपए के नोट छापने का दायित्व किसका है, आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट का, भारत सरकार का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, या आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट का। तो 1 रुपए का नोट छापने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है, 1 रुपए से जो बड़े नोट हैं उसको छापने का काम आरबीआई का है। ठीक है, इसके बाद है अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हैं और इन्होंने मिनिमम पूछे हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको 2 लोग चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, मैंने इस स्क्रीन पे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बीच के बहुत सारे अंतर दे दिए हैं। हर बार इस वीडियो में कहता हूँ, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। और फिर ये देखिए, एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आएगा, हो भी सकता है ना भी आए, सारे क्वेश्चन तो सेम आएंगे नहीं, 4-5 रिपीट हो जाएंगे। अगर 125 क्वेश्चन के सेट में 4-5 रिपीट हुए तो दैट्स गुड, लेकिन 120 क्वेश्चन तो अलग आएंगे। तो कहने का मतलब है आप ये जो साइड में लिखा हुआ है इसको भी सारा याद करिए, या तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। आपको मिलान करना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है, पार्ट हिंदी में पढ़ता हूँ, साझेदार का ऋण, सामने कुछ बातें लिखी है, लाभ हानि खाते का डीआर शेष, 6% ब्याज, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, लाभ हानि समायोजन खाता। इसमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए इन क्वेश्चनों में 1-2 पॉइंट पढ़ने के बाद। हालांकि मुझे मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है, आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं तैयारी के साथ आया हूँ तो मुझे पता है तो इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने सामने चारों ऑप्शन पढ़े। अब साझेदार के ऋण पर नियम क्या होता है, सूचना के अभाव में 6% ब्याज दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने तय कर रखा है कि लोन का ब्याज कितना होगा, दैट्स गुड। अगर पार्टनर्स ने तय नहीं कर रखा है तो पार्टनर जो लोन देगा उस पर उसको 6% ब्याज दिया जाएगा। 6% के साथ वार्षिक शब्द होता है, 6% पर एनम। ठीक है, तो मेरा पी के साथ सेकंड जाके कनेक्ट हुआ। इसमें मैं एक बात जो मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ, खास करके मिलान वाले क्वेश्चनों में, कि अगर आपको 4 हैं चीज़ें तो चारों मिलानी आनी ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे मान लो केवल ये कंफर्म पता है कि हाँ पी के साथ 2 बैठेगा, तो पी के साथ 2 यहाँ पे है और कहीं है ही नहीं। कहने का मतलब है मैं अभी बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जिस पे मतलब इसमें यह है कि जिसमें आपको श्योर हो ना वो आप पकड़ लो और उसके बेसिस पे बाकी को मिला लो। कभी कभी थोड़ा सा टाइट पोजीशन होती है, कई बार एक मिलाने से ही चारों का काम हो जाता है। खैर, साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु में एक ऑप्शन सामने कौन से बचते हैं, लाभ हानि खाते का डीआर शेष, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, लाभ हानि समायोजन खाता। तो अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको पता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अगर उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो उसका निपटारा करना होता है, क्योंकि पार्टनर की मृत्यु हो गई तो आप लाइफ पॉलिसी से के बेस पे क्लेम प्राप्त करोगे। तो साझेदार की मृत्यु के
तय होने पे आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। कैसे होता है यही हम अकाउंटेंसी में सीखते हैं पार्टनरशिप में। व्यवसाय में हानि, अगर आपका पी एंड एल डी आर शेष बता रहा है, जैसे आपका पी एंड एल होता है, डी आर की तरफ खर्चे होते हैं, इनकम मान लो कम है, यानी अगर आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा हैं तो पी एंड एल आपका डी आर शेष दिखाएगा। तो है ना, जैसे अकाउंट्स के स्टूडेंट को ये समझ होनी चाहिए कि पी एंड एल का डेबिट मतलब क्या और पी एंड एल का क्रेडिट मतलब क्या। इफ़ पी एंड एल शोइंग डेबिट बैलेंस इट मीन्स बिजनेस इज इन अ लॉस। तो ये आपका आर एक के साथ कनेक्ट हो गया। और पुनर्मूल्यांकन खाता, एक ही ऑप्शन बचता है, पुनर्मूल्यांकन खाते को ही लाभ हानि समायोजन खाता बोलते हैं। तो कभी कभी पूछेगा कि पार्टनर्स के एडमिशन पे कौन सा खाता खोला जाता है और आपको पुनर्मूल्यांकन खाता दिखेगा ही नहीं, उसकी जगह लाभ हानि समायोजन खाता दिखेगा, तो आप समझ जाना कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट इसी का ही दूसरा नाम है। तो आपका एस जाके 4 के साथ कनेक्ट होगा। तो आंसर इसका सिंपली ए हो गया, पहला ऑप्शन आते ही आ गया था आंसर। तो इनकम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पब्लिक एक्सपेंडिचर नोन एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप कभी समझेंगे कि गवर्नमेंट क्यों चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग अमीर हैं या जो लोग टैक्स देने की क्षमता है में हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करती है। अगर एक बार टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट अमीर लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, बाकी सारे लोगों से वो जीएसटी वसूल करती है और उसके बाद वो उसे सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है, जैसे एजुकेशन पे खर्च करती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों, जैसे कभी मैं सोचता था गवर्नमेंट पैसे लेती है, इतना टैक्स लेती है, क्या फ़ायदा है। तो आप सोचो गवर्नमेंट जब आपको फ्री एजुकेशन देती है, फ्री मेडिकल की सुविधा देती है, बहुत सारी वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगार पेंशन, उज्ज्वला योजना, ठीक है, सस्ते में गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपको 2 रुपये में गेहूँ, 1 रुपये में चावल, इस तरह की चीज़ें देती है। तो ये सब क्या है, तो ये सब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। उस तरह से एक तरह से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या हुआ ना, जो अमीर लोग हैं उनसे ले लिया और वो पैसा समहाउ तो क्या इस तरह से इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू वो पैसा एक बार गरीबों तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं सामाजिक सेवाएं, ठीक है। तो सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर आर द मेन टूल्स यूज बाय द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम इक्विटेबली एंड एंश्योर सोशल वेलफेयर, ठीक है। मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, हाई लेवल मैनेजर्स, ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स, ऑल। देखिए कंट्रोल जो होता है वो परवेसिव होता है, सर्वव्यापी होता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर नियंत्रण किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, प्रबंध के सभी स्तरों पर नियोजन किया जाता है। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग की है तो आप ये ज़रूर देखना चाहोगे कि आपकी प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। अगर आपने नियोजन किया है तो आप ये ज़रूर देखना चाहोगे कि उसका अपन अनुपालन कर पा रहे हैं या योजना के अनुरूप अपन कार्य निष्पादित कर पा रहे हैं या नहीं। तो वहाँ पे कंट्रोल आ ही जाता है। तो कहने का मतलब है मैनेजरियल कंट्रोल उत्पादन के या कहें प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है, ठीक है। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79,000 79,000, विक्रय 1,10,000 और क्रय मूल्य 30,000। तो देखिए आपको विक्रय की लागत जिसे COS कहते हैं या COGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। तो बस आपको कुछ नहीं कहना, आपको केवल ये बोलना है कि 79,000 का माल हमने 1,10,000 में बेचा, यानी हमने 31,000 रुपया ज़्यादा में बेचा, तो हमने इतने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। इसे सकल लाभ कहेंगे, ठीक है। तो 31,000 रुपये का हमें सकल लाभ हुआ है। मैं फिर बता दूं, बचपन में भले ही या मैथ्स में भले ही आज भी आप क्रय मूल्य, क्रयमू, वीमू माइनस क्रयमू इस तरह कुछ पढ़ते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन अकाउंटेंसी में सेल्स में से COGS को माइनस किया जाता है तो GP आता है। ये आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले की मदद से 3 फॉर्मूले बना लीजिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ एक फॉर्मूला कंठस्थ से याद होना चाहिए और फिर उसको घुमा फिरा के आप 2 फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे आप समझ गए, फिर भी मैं ऐसे टाइम पास करता हूँ। सेल बराबर GP इधर रखिए, COGS उधर भेज दीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है, और COGS को उधर भेजें तो सेल्स माइनस GP, ये भी एक फॉर्मूला है। तो आपने एक फॉर्मूला कोई से भी कस के याद करना है, समझ के कोशिश करें, अगर समझ के हो जाए तो खैर। तो सिर्फ इस क्रय मूल्य का क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मोटी बात यह है कि 79,000 का गुड्स हैव बीन सोल्ड एट 110,000,
31,000 का प्रॉफिट आपको हुआ है। नेक्स्ट इज, यदि समता अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डैश डैश राशि से डेबिट किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंपनी शेयर इशू करती है और अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी अंशों को जब्त कर सकती है, और जब जब्त कर सकती है तो इस तरह की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। जब जब्त करेगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है। जो पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला या फर्स्ट कॉल नहीं मिला, या अपन उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, जो पैसा नहीं मिला, और टू शेयर फॉरफिटेड। इनमें भी हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों आपको लाइन से याद करने चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है मांगी गई पूंजी। कुछ लोग उसको याद करते हैं मांगी गई राशि। मांगी गई राशि से भी ज़्यादा सही शब्द है मांगी गई पूंजी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है इससे। और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या कॉल सिनेरियो के सामने आएगा अप्राप्त राशि जो हमें नहीं मिली, और शेयर फॉरफिटेड के सामने आएगा प्राप्त राशि जो हमें मिली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इनका ये है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है मांगी गई राशि से अंशों की याचित मतलब याचना यानी मांगना। ठीक है, तो इसका सी आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ के मैं आप टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वही टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने में लगाऊँ, वेस्ट क्या करूँ। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स, वेल प्लगिंग बैक किसको कहते हैं? तो कोई कंपनी कमाती है, देखिए अगर आप कंपनी के हिसाब से सोचेंगे तो कंपनी जब पैसा कमाती है, जैसे कोई कंपनी है उसने मान लीजिए 20 लाख रुपए कमाया, तो अब कंपनी क्या कहेगी? तो आप कहेंगे कंपनी उसे बांट देगी। अगर कंपनी लाभ को बांटेगी तो उसे कहेंगे लाभांश। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंपनी लाभांश बांटे ही, कंपनी उसे प्रतिधारित कर सकती है, कंपनी उसे अपने पास रख सकती है, और अपने पास रखने के बाद अगर वो वापस उसे धंधे में लगा देती है, पुनर्निवेशित कर देती है, तो इसे बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश, दैट इज बिजनेस में से कमाने के बाद वापस बिजनेस में ही लगा देना। ठीक है, एक पुराने ज़माने में कहा जाता था कि धंधे में से 2 साल तो कुछ निकालना ही नहीं चाहिए का इसका सिंपली मतलब होता था कि आपने धंधे से जो कमाया वापस वो धंधे में ही डाल दो, पैसा कमाया उससे और माल ले आओ और संपत्ति खरीद लो। तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए, दैट मीन्स अभी आपकी 4 दुकानें हैं या 1 दुकान है, तो आप शहर में एक और दुकान खोलने के लिए यानी अपनी प्रचालन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट्स को प्लगिंग बैक कर सकते हो। आप अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए लाभों का पुनर्निवेशन कर सकते हो। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर सकती है, कमाया हुआ पैसा। कंपनी कमाए हुए पैसे से डेट को क्लियर कर सकती है, और कंपनी चाहे तो आगे बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट डालने के लिए पैसा स्टोर कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। उसे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। फीफो और लीफो आर द वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स ऑफ। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। कहाँ जाएगा? तो अगर आप कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें एक स्टोर होता है, ठीक है, और एक ये समझ लो प्लांट है। तो माल परचेज करने के बाद पहले स्टोर में आता है, ठीक है, और फिर स्टोर से प्लांट को भेजा जाता है। जब भी प्लांट को चाहिए होता है, प्लांट से रिक्वेस्ट आती है तो उनको माल भेजा जाता है। तो चूंकि आप घर में ही माल भेज रहे हो तो फिर उसकी आपको प्राइसिंग भी करनी पड़ेगी कि भाई क्या भाव पे आप अपने ही घर में इशू करोगे। तो प्राइसिंग का तरीका एक हो सकता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि माल पहले उस प्राइस पे दिया जाएगा जिस प्राइस पे वो आया है। दैट मीन्स जो माल पहले आया है वही पहले जाएगा, वही प्राइसिंग चार्ज की जाएगी। एक लीफो अप्रोच भी होती है, कुछ मामलों में अप्रोप्रिएट होती है। उसमें जो लास्ट में आया हुआ माल है या लास्ट में आई हुई रेट वाला माल दिया जाता है। ऐसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 रुपये वाला माल पड़ा है, 6 वाला है, 8 वाला है, 10 वाला है। ये माल मान लीजिए हमारे पास 4 तरह का माल अलग अलग रेटों पे आया हुआ पड़ा है, और ऐसे में अगर हमने 100 यूनिट्स इशू किए, तो अगर आप 4 रुपये की रेट पे इशू करते हो तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर 100 यूनिट पे आप 10 रुपये का प्राइस चार्ज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग लीफो। तो ये स्टोर को इशू करने के तरीके हैं। इस मेथड से आपके बचे हुए स्टॉक का वैल्यूएशन भी हो जाता है। तो ये इसका आंसर ये आएगा।
रॉ मटेरियल इशू करने की या रॉ मटेरियल के स्टॉक वैल्यूएशन का ये तरीका है। इसमें दो मेथड और होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज होने के तो फिर और भी होते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, हीफो मेथड, इस तरह के। ठीक है, हो गया है। वेल, इफ़ द अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, देन इट इज़ नोन एज नॉमिनल अकाउंट। बहुत ही आसान पर बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। जैसे हम बहुत अकाउंट्स जब बुनियादी पढ़ते हैं, बाद में और पढ़ते जाते हैं आगे आगे, तो बुनियादी अकाउंटिंग भूल जाते हैं। तो हमारे खाते तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल खाते, पर्सन से रिलेटेड, एक होते हैं रियल अकाउंट, असेट्स से रिलेटेड खाते, वस्तुओं से संबंधित खाते, और वो खाते जो आय, व्यय, लाभ, हानि से संबंधित होते हैं उनको हम कहते हैं नाम मात्र के खाते, उन्हीं को हम कहते हैं अवास्तविक खाते। ठीक है, चलो, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वाउचिंग इज चेक्ड। जब आप ऑडिट करने जाते हो तो दो शब्दों से आपका बार बार वास्ता पड़ेगा, एक है वाउचिंग और एक है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन जो है ये तो बैलेंस शीट आइटम्स का किया जाता है, और जो वाउचिंग होती है, वाउचिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आपने बुक्स में लिख रखा है उससे संबंधित वाउचर देखा जाता है। सरल करता हूँ, अगर आपने बुक्स में लिख रखा है सेल्स, कैश सेल्स 5 लाख का, तो हम ये देखेंगे कि ये 5 लाख का कैश सेल आपने किसको किया, आप इससे संबंधित कैश मीमो देखेंगे। अगर आपने दिखा रखा है क्रेडिट सेल 6 लाख का, तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्रेडिट सेल किया है तो आपने इनवॉइस बनाया होगा, बीजक बनाया होगा, आपके पास ऑर्डर बुक में उसका ऑर्डर होगा, आपके पास सेल्स बुक में उसकी एंट्री होगी, आपके पास कस्टमर अकाउंट होगा। ठीक है, और अगर कस्टमर को सेल्स क्रेडिट किया है तो 2-3-4 महीने बाद पैसा भी आया होगा, तो बैंक के स्टेटमेंट में उसकी एंट्री होगी। इस तरह की सारी चीज़ें आप देखते हो, ये सब वाउचिंग के अंतर्गत देखा जाता है। तो वाउचिंग के तहत प्राइमरीली फोकस किया जाता है ओपनिंग बुक ऑफ एंट्रीज पे। आपके जो ओपनिंग बुक ऑफ एंट्रीज होते हैं लाइक जनरल, सब्सिडरी बुक्स, तो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उस लिखे हुए की जांच हम वाउचर्स की मदद से करते हैं, उसके हम एविडेंसेस देखते हैं, वो कहलाता है वाउचिंग। याद रखिएगा, वाउचिंग को ऑडिट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वाउचिंग को एसेंस ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है, अंकेषण का सार तत्व या अंकेषण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वाउचिंग को। ठीक है, चलिए। और भैया, यूपी टीजीटी कॉमर्स का फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हर साल हजारों छात्र यही गलती करते हैं कि अगर थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो सिलेक्शन हो जाता। मैं हूँ CA विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी टीजीटी कॉमर्स के 50 सैम्पल पेपर की सीरीज़। इसमें आपको मिलेगा 50 सैम्पल पेपर्स, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके, चैप्टर वाइज MCQ, ताकि हर टॉपिक पे आपकी पकड़ हो सके। ये सारा का सारा कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यूपी के हर छात्र के लिए परफेक्ट। 999 रुपये वाली मॉक सीरीज़ केवल 249 में अवेलेबल है। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द डेटा 13, 8, 11, 6, 4, 15, 2, 18। मीडियन क्या होगी? तो देखिए, मीडियन जो होता है ये पोजीशन पे निर्भर करता है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जैसे है 2, 2 के बाद है 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है सर 11, और 11 के बाद है 13, 13 के अलावा 15, और 15 के अलावा 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ ठीक है, इसके अंदर 8 आइटम दिए हुए हैं। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर आपको पता ही होगा, इसको अपन इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन ज्ञात करने का ये सूत्र होता है n+1/2 आइटम। तो जैसे 8 और एक 9, 9/2 करेंगे तो 4.5, 4.5 आइटम। आपको कौन सी आइटम पसंद आई या समझ में आई? 4.5 आइटम। तो ये है आपकी फर्स्ट आइटम, ये है सेकंड आइटम, ये है थर्ड आइटम, ये है आपकी फोर्थ आइटम, और ये है आपकी फिफ्थ आइटम। तो 4.5 के लिए आपको फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो आपको 8 और 11 के बीच में निकालना पड़ेगा, और ये आपका 9.5 आएगा। इसका आंसर 9.5 आएगा।
4.5th आइटम विल बी 9.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए और बी साझेदार हैं। ए की अगर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो फिर पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी और फर्म भी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा क्लियर बताता हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी हैं। मान लीजिए सी की डेथ हो गई तो भी पार्टनरशिप को चलाए रखने के लिए 2 लोग काफ़ी हैं। ठीक है, तो अगर ये केस होता तो इसका मतलब आपकी पार्टनरशिप एंड हो गई, फर्म चालू है। लेकिन अगर ए और बी 2 ही लोग थे और ए गया, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, ए गया तो बी, ए के जाते ही एक तो उनकी पार्टनरशिप टूट गई, और चूंकि अब बी अकेला नहीं चल सकता तो फर्म भी एंड हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्म और साझेदारी दोनों ही समाप्त हो जाएगी। सी आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच इज़ द मोस्ट पेरिशेबल अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जब उत्पादन करने जाते हैं तो हम तो ये कहते थे कि भाई उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। अभी कुछ लोग 4 बोलते हैं, वो उन्होंने क्या है, साहस और संगठन दोनों को मिला दिया है। पर ठीक है, आप इनको एक मानो चाहे अलग मानो, पर ये है कि अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए। इसमें श्रम जो होता है ना वो नाशवान होता है। कि सर ऐसा क्यों? आप सोचो ना, जिस दिन लेबर को काम नहीं मिला, अगले दिन वो मतलब दिन गया तो बात ख़त्म हो गई। ठीक है, मतलब पैसा या कहें भूमि तो परमानेंट होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। पूंजी मतलब पैसा, अगर आपने आज यूज़ नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप उसे कल यूज़ कर सकते हो। लेकिन श्रम गया तो गया। अगर जिस लेबर को मान लीजिए 1 महीना है, मान लीजिए मार्च का, और उसे 4 दिन काम नहीं मिला महीने में, तो अब 27 दिन ही काम वो मैक्सिमम कर सकता है। अगर शुरुआती 4 दिन में उसको काम नहीं मिला तो अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ठीक है, एक एक्सटेंट तक ओवर टाइम किया जा सकता है, लेकिन वो दिन तो वापस नहीं लाए से जा सकते ना। ठीक है, वो कहते नहीं है, हीना पिक्चर का डायलॉग है, वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। तो वक्त चला गया, अगर लेबर का वो दिन अनप्रोडक्टिव रह गया तो फिर गया। तो श्रम सबसे ज़्यादा नाशवान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSUs आपने सुना होगा, या PSE भी कहते हैं। इनका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। केंद्रीय सरकार के पास हो सकता है, राज्य सरकारों के पास हो सकता है, इन दोनों के पास जॉइंटली हो सकता है। लेकिन PSUs का जो मालिकाना हक होता है वो सरकार के पास होता है। ठीक है, ये PSUs के कुछ एग्जाम्पल हैं, NTPC, भारत पेट्रोलियम, बेल। इतने ही नहीं है, बहुत हैं। और अगर वो कहे कि महारत्न कंपनीज़, नवरत्न कंपनीज़ और मिनी नवरत्न कंपनीज़, इनका संबंध किससे है, तो ये PSUs के ही हैं। जो सबसे बड़ा है, PSU में सबसे बड़ा प्लेयर है वो है महारत्न, जो एवरेज साइज़ का है वो है नवरत्न, और जो उससे भी छोटा है वो है मिनी नवरत्न। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। बाय हुम आर द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलॉटेड। सार्वजनिक पूंजी कंपनी के अंश किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो अंश आवंटन का कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। ठीक है, आपको ये पता ही है कि जो जनता है वो अंशों के लिए आवेदन करती है, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियमानुसार, जो सेबी की गाइडलाइंस है या कंपनी लॉ में जो लिखा हुआ है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अंशों का आवंटन या अलॉटमेंट करती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अंशों का अलॉटमेंट किया जाता है। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अनाज खरीदा बेचा जाता है? नहीं, बी। जहां पे सूचित अंश और प्रतिभूति खरीदी या बेचे जाते हैं। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। सिक्योरिटीज़ वैसे एक बड़ा वर्ड है, उसके अंदर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डेब्ट्स सब कुछ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये बहुत ही फेमस कथन है कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सुनने में ऐसा लगता है कि अच्छा, बुरे लोग जो हैं वो अच्छे लोगों को निपटा देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये कथन ग्रेशम का है, इसे ग्रेशम्स लॉ कहा जाता है। इसका बेसिकली मतलब ये था कि मान लीजिए मुद्रा है, ठीक है, मान लेते हैं कि मुद्रा गोल्ड के रूप में भी है और मुद्रा पेपर के रूप में भी है। अब गोल्ड के रूप में जो मुद्रा है वो तो सच्ची मुद्रा है, और जो पेपर मुद्रा है
जिस पे गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी होती है, वो थोड़ी सी कम अच्छी मुद्रा है, थोड़ी देर अपन इसको बोलते हैं बुरी मुद्रा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर दोनों तरह की करेंसी सर्कुलेशन में है, गोल्ड के माध्यम से भी है और पेपर करेंसी भी है, तो लोग, चूंकि गोल्ड एक धातु है और उसके अंदर एक सच्ची वैल्यू है, उसकी एक सच्ची इंट्रिंसिक वैल्यू है, अंतर्निहित मूल्य है, तो लोग गोल्ड को तो स्टोर करना शुरू कर देंगे और उनको लेन देन में काम में लेना है तो बुरी करेंसी यूज़ करेंगे। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है, आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप करते हैं। अगर सपोज करो आपकी जेब में 2 नोट हैं, एक 500 का बिल्कुल कड़क 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 नोट है, मतलब आवाज़ आ रही है मतलब मारो तो, और एक है फटा पुराना गला पुराना नोट, थोड़ा रंग लगा हुआ, थोड़ा साइड से कटा हुआ, टेप लगा हुआ, आप क्या करते हो बताओ? आपका बस चले तो 500 का नोट रखोगे अंदर कड़क वाला, और वो बुरा सा नोट है ना वो चिपका दोगे। तो अब हो क्या रहा है कि बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। तो बाजार में क्या चल रहा है? पुराना घटिया फटा सा नोट। नॉट घटिया, मेरा कोई भारतीय मुद्रा का अपमान करने का इरादा नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा है ना। तो अगर गोल्ड को भी आप लेन देन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, और अगर ये जो पेपर करेंसी है इसे भी आप लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? तो गोल्ड को तो आप रख लोगे अपने पास तिजोरी में, लॉकर में, घर पे छुपा के, और उस वाली पेपर करेंसी से काम चलाओगे। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। इसे ग्रेशम का नियम कहा जाता है, नेम्ड आफ्टर सर थॉमस ग्रेशम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? मोड, मीन, मीडियन, कॉरेलेशन। तो ये तीनों चीज़ें साथ बोली जाती है। मीन, मीडियन, मोड जनरली बोला जाता है। मीन, मीडियन, मोड ये जो होते हैं ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तरीके होते हैं, एवरेजिंग करने के तरीके होते हैं। कोरिलेशन एक अलग चीज़ है। कोरिलेशन 2 चीज़ों में सहसंबंध देखता है कि बरसात और फसल में संबंध है कि नहीं, शराब पीने और रोड एक्सीडेंट होने में सहसंबंध है कि नहीं। ठीक है, एक इसको आप याद रख लीजिए। एवरेज 2 तरह के होते हैं, जो गणित के आधार पर निकाले जाते हैं उसको मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं, जो पोजीशन के आधार पर निकाले जाते हैं उनको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। फर्दर मैथमेटिकल एवरेज में मीन होता है, मीन में फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 तरह के मीन होते हैं, AM, GM, HM। और पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। सहसंबंध केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य नहीं है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिक में इसे भी पढ़ा जाता है, पर केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य नहीं है। अ पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी अपना व्यापार तभी प्रारंभ कर सकती है जब इसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल गया हो। ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑन ऑक्यूपेशन, ये तो गलती है, ये आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यूँ समझिए कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, हाँ, लेकिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए। यानी इनको जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा ये अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड पे बंदिशें थोड़ी ज़्यादा हैं। इनको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे। पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन का प्रमाण पत्र, और दूसरा प्रमाण पत्र भी इनको चाहिए रहेगा, व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र, तो ही ये बिजनेस शुरू कर पाएंगे। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, तो यस, RBI विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। नोट निर्गमन पे एकाधिकार, हाँ है। साख निर्माण नहीं। साख नियंत्रण अलग बात है, साख निर्माण का कार्य बैंकों का है, ये कार्य RBI का नहीं है। बैंक लोगों से जमाएं लेते हैं और लोगों को लोन देते हैं, ऐसे करके वो साख निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्य RBI का नहीं है। ठीक है, RBI को अंतिम ऋणदाता के तौर पे भी जाना जाता है। जब बैंक फेल होने लगते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो RBI ही होता है जो उनको सेफ्टी नेट देता है, और अंतिम ऋणदाता या अंतिम आश्रय RBI को कहा जाता है। इसका आंसर C रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जहां अपन बैंक से टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट करते हैं, खाते में जमा धन से ज़्यादा पैसा निकालते हैं, जल्दी ही हमें चुकाना पड़ता है, इज अ करंट लायबिलिटी। ऋणपत्र, ऋणपत्र जनरली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। ऋणपत्र 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30 साल तक के लिए इशू किए जाते हैं। तो डिवेंचर जनरली इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। केवल वो वर्ष जिसमें डिवेंचर रिडीमेबल होते हैं, वो वर्ष जिसमें ऋणपत्रों का शोधन होना होता है, उस साल उनको करंट लायबिलिटी की तरह मान सकते हैं। अदरवाइज डिवेंचर इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ करंट लायबिलिटी, किसी की सैलरी बाकी है तो कितने महीने रुक जाएगा, 1 2 3 6 महीने। देयबल, बिल पेबल, आपने राइटिंग में साइन करके दिया है तो 2 3 4 महीने में पेमेंट करना ही पड़ेगा। हर वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर निपटानी है इज़ अ करंट लाइबिलिटी। डिवेंचर इज़ नॉट अ करंट लाइबिलिटी, इनफैक्ट डिवेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव वाइल सेटिंग अप PSUs। जब आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकार स्थापित करती है तो उनका क्या उद्देश्य होता है? समाज का कल्याण करना, बिल्कुल। राष्ट्रीय हित में, बिल्कुल। क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आप अभी भी प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दे सकते। डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे भी मान के चलिए कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते, तो राष्ट्रीय हित में सरकारी नियंत्रण में ही होने चाहिए। श्रमिकों का कल्याण भी ऑब्वियस ही बात है, PSUs ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये सारे के सारे ही पर्पज़ हैं। मैंने वैसे अगले पेज पे सारे के सारे वो उद्देश्य दे रखे हैं जिसकी वजह से PSUs स्थापित किए जाते हैं। स्ट्रैटेजिकली कुछ एरियाज़ पे या कुछ सेक्टर्स पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट पहले यहाँ 5 ईयर प्लान चलते थे, तो उन 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए, हम अपने इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम उसको यहीं बनाना चाहते हैं। तो अगर प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है तो गवर्नमेंट फ्रंट रोल लेती है और उसकी इंडस्ट्री डालती है। ऑब्वियस ही बात है, इससे रोज़गार सृजन होता है। कोई क्षेत्र जिसका अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो PSUs के माध्यम से, गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट के माध्यम से उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करते हैं। तो ये सब PSU स्थापित करने के उद्देश्य हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर जॉइंटली कॉल्ड। तो जो कंपनी को लोग चलाते हैं, जिन्हें हम संचालक या निदेशक कहते हैं, उन्हें जॉइंटली BOD कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे जो लोग पार्टनरशिप चलाते हैं, इंडिविजुअली उनको साझेदार कहते हैं और जॉइंटली उनको फर्म कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कंपनी को जो लोग चलाते हैं, इंडिविजुअली वो डायरेक्टर और जॉइंटली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BODs कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, UP TGT प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर इज़ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म फॉर अ जनरल बिजनेस। पहले मैंने जैसे कहा है, पुराने वीडियोज़ में भी कहा है, पहले बैंकिंग व्यवसाय में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 लोग हो सकते थे, और अगर कोई जनरल बिजनेस है तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। तो एक ज़माने में इसका आंसर 220 हुआ करता, लेकिन अब साझेदारों की संख्या बढ़ा दी है। कंपनीज़ एक्ट 2013, जी हाँ आपने सही सुना, कंपनीज़ एक्ट 2013, पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या क्या होगी ये कंपनीज़ एक्ट में लिखा है, और ये मैक्सिमम संख्या अभी 50 निर्धारित की गई है। तो अभी मिनिमम संख्या 2 है, मैक्सिमम संख्या 50 है। रिकॉर्डो इज़ फेमस फॉर पॉपुलेशन थ्योरी, नहीं, पॉपुलेशन थ्योरी के लिए तो माल्थस फेमस हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल, रेंट थ्योरी, जी हाँ, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, इसको पढ़ा ही ऐसे आता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत फेमस है। उसने कहा जितनी भूमि में उर्वरता होगी, जितनी भूमि में उत्पादकता होगी, उस हिसाब से उसका रेंट तय होगा। और उनका ये भी मानना था कि रेंट, क्योंकि लैंड एक सीमित सोर्स है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लैंड का डिमांड बढ़ेगा और रेंट
यील्ड्स हाई होंगे। खैर, रिकॉर्ड होगा लगान सिद्धांत। नेक्स्ट, वॉट व्हेन द वैल्यू ऑफ द मेटल ऑफ अ कॉइन इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब सिक्के के अंदर जो धातु डली हुई होती है उसका मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाएगा। जैसे अगर अभी बाज़ार में आप 20 रुपये का कॉइन देखोगे, है ना, तो 20 रुपये का कॉइन है, वो जिंक वगैरह निकल वगैरह से बना हुआ होगा, लेकिन उसके अंदर 20 रुपये का मैं नहीं मानता माल है। वो कॉइन पे 20 रुपये प्रिंट है, लेकिन उसके अंदर मतलब अगर मैं उसको जिंक के भाव बेचता, निकल के भाव बेचता, तो उससे मुझे 20 रुपये नहीं मिलते। तो ये कह रहे हैं कि जब वो जो कॉइन है या जो करेंसी है उसकी जो मेटेलिक वैल्यू है, उसका जो धात्विक मूल्य है वो कम होता है, तो उसे अपन सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। 4 तरह की करेंसी के बारे में बताया गया है। स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड मनी मतलब यूँ समझो कि 20 रुपये का सिक्का है तो उसके अंदर 20 रुपये की धातु है, तो व्हेन मेटल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे वो, उसको आप स्टैंडर्ड कॉइन, स्टैंडर्ड मनी कह सकते हो। ये जो अभी चल रही है वो टोकन मनी चल रही है, ठीक है। और फिएट मनी, प्रादिष्ट मुद्रा, फिएट मनी, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, द वैल्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर। अभी जो नोट चल रहे हैं, अब आप देखो 500 रुपये का जो नोट है, तो उस कागज़ के टुकड़े में ऐसा क्या है, लेकिन सरकार उसके पीछे गारंटी देती है, आरबीआई की गारंटी है, दैट इज़ वाई वो 500 रुपये में चल रहा है। तो अभी फिएट मनी का कंसेप्ट चल रहा है। और पेपर मनी वो फिएट मनी का ही एक टाइप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जहाँ धातु की वैल्यू कम थी फेस वैल्यू से, तो उसे टोकन मनी कहा जाएगा, सांकेतिक मुद्रा कहा जाएगा। गुडविल इज़ बहुत ही आसान क्वेश्चन। गुडविल महसूस की जा सकती है पर उसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति है जो कस्टमर को, ग्राहकों को दुकान की तरफ खींच के लाती है, और इसी वजह से एक पुराना व्यवसाय ज़्यादा कमाता है एक नए व्यवसाय की तुलना में जनरली, क्योंकि पुराने व्यवसाय की एक गुडविल होती है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। अगेन अ वेरी सिंपल बट मस्ट नो क्वेश्चन। ये जो पेपर आया था मुझे बहुत अच्छा ये इसलिए लगा पेपर, क्योंकि इसके अंदर अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो मस्ट नो कैटेगरी के थे, यानी एक कॉमर्स के स्टूडेंट को उनके बारे में पता होना ही चाहिए, तो इसलिए सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे वो क्वेश्चन बड़े बोरिंग से लगते हैं कि ये परिभाषा किन्होंने दी वगैरह वगैरह, अब उसका क्या ही कर लेना है, बट ठीक है चलो एनीवेज। बट उसके पीछे उनका एक पर्पस होता है कि वो लोगों की मेमोरी चेक करते हैं कि इस बच्चे को कितना याद रहता है, तो उन क्वेश्चनों का भी एक उद्देश्य है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, लेकिन एक बात है कि ये के चैप्टर के क्वेश्चन, मतलब इस पेपर के क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल से क्वेश्चन थे या बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन देखे हैं। कंपनी का कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो होता है MOA, इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और हिंदी में कहलाता है पार्षद सीमा नियम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी के अंदर आपके मेन जो 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज की कंपनी का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्थान पे होगा, कंपनी का निर्माण किन उद्देश्यों से किया गया है, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी के सदस्यों का दायित्व किस प्रकार का होगा, लाइबिलिटी क्लॉज कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी, कैपिटल क्लॉज और कंपनी के प्रथम अभिदाता कौन होंगे या कौन कौन कंपनी को फॉर्म करने के लिए तैयार हैं, सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज, ये सब पार्षद सीमा नियम में ही होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें चारों इक्वेशन दे रखी है। मैं आपको पहले बेसिक इक्वेशन बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक में अगर आप परचेज जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपका COGS आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सी मैं बात समझाने के लिए बताता हूँ कि अगर हमारे पास 400 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है, 2000 का माल हमने ख़रीदा और 200 का माल बच गया, तो हम ये कहते हैं कि 400 का माल पहले था, 2000 का माल परचेज़ किया, 2400 में से 200 का माल बच गया, इसका मतलब 2200 का माल हमने निपटा दिया। आई रिपीट, 2400 के माल में से 200 का माल बच गया, तो इसका मतलब हमने 2200 का माल निपटा दिया। तो ये हो गया फॉर्मूला। और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे इस फॉर्मूले में आप देखो 1, 2, 3 और 4 चीज़ें आई हैं, तो आप इससे 4 फॉर्मूले बना सकते हो। और अगर अपन उल्टा पुल्टा करें, जैसे अपन COGS को उधर ही रहने दें राइट हैंड पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, परचेज़ को आप इधर ही रहने दीजिए, ठीक है।
और क्लोजिंग स्टॉक को उधर जाके माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। अगेन तो अब देखो इसी को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को रख के देखा है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को उस तरफ ले जाता हूँ। आप समझ रहे हैं कि इस वाली इक्वेशन में से मैं क्लोजिंग स्टॉक को राइट हैंड पे ले गया, तो ओपनिंग स्टॉक अपनी जगह पे है, परचेज अपनी जगह पे है, और COGS वहाँ से माइनस होके आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये दे रखा है क्या, तो यस ये दे रखा है, तो ये वाला सही दे रखा है। सेकंड में इन्होंने COGS का फॉर्मूला ही दिया है, तो COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, तो ये भी सही है। और थर्ड में इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट किया है, तो ओपनिंग स्टॉक को मैं अपनी तरफ रहने देता हूँ और COGS को मैं उधर रहने देता हूँ, परचेज को उधर ले जाके माइनस कर देता हूँ और क्लोजिंग स्टॉक को उधर ले जाके प्लस कर देता हूँ। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। घुमा फिरा के ओपनिंग स्टॉक को मैंने अपनी जगह रख दिया, बाकियों को घुमा दिया। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू COGS माइनस परचेज, और ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आया था ना, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये भी सही दे रखा है, तो ये तीसरा भी सही दे रखा है। और चौथे में इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को इधर रखा, दैट्स ओके। COGS में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं, ये गलत दे रखा है। इसमें ये थोड़ा सा गलत है, तो D इसका आंसर हो जाएगा। तो बस मेन बात याद रख लीजिए, एक फॉर्मूले को रख के उसको घुमा के देख लीजिए, जिस तरह क्वेश्चन रखे हैं, और फिर सही बैठते हैं तो ओके, नहीं बैठता तो गलत है। जनरली द यूनियन बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। सामान्यतः, अभी 2 महीने पहले ही रखा गया है, सामान्यतः देश का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है किनके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर अभी भारत की, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब अप्रैल 2025 है, और भारत की वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। और अभी 1 फरवरी 2025 को बजट रखा गया था। ऑब्वियस सी बात है वो आगामी अवधि का होता है, कि आगामी अवधि यानी 25-26 में कहाँ से आवक और कहाँ से जावक रहने वाली होती है, वो देश का वित्त मंत्री संसद को बताता है। ठीक है, यूनियन बजट। नेक्स्ट, बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय। तो बैंक रेट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वो रेट होती है जिस पे RBI बैंकों को ऋण देते हैं। RBI गिव्स लोन टू बैंक्स, मींस कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे देते हैं वो बैंक रेट होती है। तो बैंक रेट तय कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है RBI के द्वारा ही तय की जाती है। और रेपो रेट भी लोन देने के ही काम की होती है, ठीक है। लेकिन जो रेपो रेट है उसके थ्रू शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं और इसके बदले सिक्योरिटीज़ होती हैं। बैंक रेट जो होती हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ठीक है। एक आप देख लीजिए कि जैसे उन्होंने नीचे बताया है कि जो रेपो रेट होती है वो कहाँ यूज़ होती है। इसमें RBI जो होता है कमर्शियल बैंक को उधार देता है, और रात भर के लिए यानी 1 दिन के लिए देता है, या 7 से 14 दिन तक भी देता है, और इसके पीछे सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेट्रल रखा जाता है। वहीं बैंक रेट में RBI बैंकों को लोन देता है, यानी अगेन पर्पज़ वही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देता है, विदाउट कोलेट्रल देता है, तो इसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे अभी 9 अप्रैल के दिन अगर बात करें तो 9 अप्रैल यानी बिल्कुल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी दिन की बात समझ लीजिए, तो उस दिन रेपो रेट चल रही है 6% और बैंक रेट चल रही है 6.25%। और एक रिवर्स रेपो रेट भी होती है जिसमें बैंक RBI के पास अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं, उसकी रेट तो बहुत ही कम चल रही है, 3.35%। ऐसा तो केवल तब होता है जब बैंकों के पास कोई ग्राहक नहीं हो, तो बैंक बोलेंगे बैठे बैठे चलो जो आ रहा है आने दो, तो बैंक अपना पैसा RBI के पास पार्क कर देते हैं, तो उसकी रेट होगी अभी जो चल रही है वो है 3.35%। ये चेंज होती रहती है, जनरली हर तिमाही में इनकी समीक्षा होती है और ये रेट चेंज होती रहती हैं या कई बार स्टेबल भी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड इज़। तो ये भी अगेन बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक व्यक्ति है, आप समझिएगा, इसके पास 100 शेयर हैं 10 रुपये वाले, तो इसका मैक्सिमम दायित्व होगा 1000 रुपये का। अब अगर मान लीजिए कि 800 रुपये दे चुका है तो इसका बाकी दायित्व 200 रुपये तक ही होगा। तो जब हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ लिमिटेड वर्ड जो होता है वो दायित्व को बताता है, ठीक है। तो उसमें शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी होता है वो अनपेड अमाउंट तक होता है, मतलब जिस भी रेट पे शेयर इशू हुआ है
बोलने के लिए ये कह दिया जाता है कि शेयर होल्डर को फेस वैल्यू तक ही पेमेंट करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू तक ही पेमेंट करना पड़ेगा। पर होता ये है कि जैसे अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि 10 रुपये वाला शेयर है पर कंपनी मान लीजिए 15 रुपये के भाव पे इशू किया था, तो इसका मतलब है शेयर होल्डर ने 1500 रुपये देने का प्रॉमिस किया है, और अगर मान लीजिए 1000 रुपये या 1200 रुपये दे चुका है तो अभी 300 रुपये देना इसका दायित्व शेष है। तो इसको बोला यही जाता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी नॉमिनल वैल्यू तक होती है। और बहुत सही ऑप्शन है कि जो अनपेड अमाउंट है वो मतलब केवल अब अनपेड अमाउंट देने तक के लिए ही लायबल है। आप यूँ समझो कि 1500 रुपये के शेयर मैंने खरीदे, 1200 रुपये में दे चुका, 300 रुपये देने बाकी हैं, कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा भी हो तो भी बीइंग अ शेयर होल्डर मेरी लायबिलिटी बस 300 रुपये तक है। ये अलग है अगर मैं एकाकी व्यापारी हूँ, वहाँ पे भी मैं व्यापार का स्वामी हूँ, वहाँ मैं अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकता। अगर मैं पार्टनरशिप में भी हूँ तो वहाँ पे भी जॉइंटली लायबिलिटी भी होती है और इंडिविजुअल लायबिलिटी भी होती है, तो वहाँ पे भी मैं बच नहीं सकता। उन दोनों केसेस में असीमित दायित्व होता है, लेकिन मेरा यहाँ तक दायित्व केवल न चुकाई गई राशि तक ही सीमित है। अभी इसका आंसर आप नॉमिनल वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिक मैगजीन इज। तो अगर आपने आंकड़े किसी मैगजीन से लिए हैं तो इसका मतलब मेहनत आपने नहीं करी, मेहनत तो कोई और कर चुका, आपने तो वो पके पकाए आंकड़े ले लिए, तो इसका मतलब यू आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, आप द्वितीयक आंकड़े यूज़ कर रहे हैं। जब डेटा आप खुद से कलेक्ट करते हैं तो उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, प्राथमिक संबंध कहते हैं। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में आप अंतर बहुत अच्छी से तैयार करके जाएंगे। जैसे मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF हमसे मंगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉमर्स इंक्लूड्स, तो ये भी बहुत सही पता होना चाहिए कि जैसे कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस, इसमें सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, तो सबसे बड़ा शब्द है बिजनेस। अगेन बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब पहले मैं कॉमर्स की बात बता दूँ। कॉमर्स को अगेन 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ट्रेड कैसे हो सकता है, अगेन बात करें इंटरनल ट्रेड हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है। इंटरनल ट्रेड बात करें तो इंटरनल ट्रेड होलसेल हो सकता है, रिटेल हो सकता है। और अगर एक्सटर्नल की बात करें तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और एक होता है इंटरपोर्ट, है ना, जब हम आयात ही एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब सहायक गतिविधियाँ, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब व्यापार की सहायक गतिविधियाँ होती है। तो खैर इसने जो हमसे पूछा वो ये था कि कॉमर्स में क्या शामिल है, तो कॉमर्स में ट्रेड और ट्रेड की ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, तो इसका आंसर डी रहेगा। वैसे आपको ये भी याद कर लेना चाहिए कि इंडस्ट्री, उद्योग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी उद्योग, जहाँ उद्योग आ जाता है, वहाँ पे फिर है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगेन फिर मैन्युफैक्चरिंग को बांटा है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग उद्योग, ठीक है। टर्शरी उद्योग आपका सेवा उद्योग या सेवा प्रदाता उद्योग होता है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अगर आप राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहते हो तो प्रोडक्शन मेथड लगा सकते हो, इनकम मेथड लगा सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड लगा सकते हो, ये सारे मेथड हैं। एक लाइन में बताऊं, आपको अगर देश की इनकम ज्ञात करनी है तो देश के सभी लोगों ने मिलकर जो उत्पादन किया है उन उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ले लीजिए, वो हो जाएगी देश की इनकम, ठीक है। एक और इनकम निकालने का और आसान तरीका हो सकता है, देश के जितने लोग हैं उन सबको जो इनकम मिल रही है उनकी इनकम का जोड़ लगा दिया जाए तो नेशनल इनकम। और एक और तरीका होता है कि देश के जितने लोग हैं वो जितना खर्चा कर रहे हैं और जितना बचा रहे हैं तो उनके खर्चे को और सेविंग्स को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगी नेशनल इनकम। तो ये तीनों ही तरीक़ों से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। देयर में भी अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एक साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, हो सकता है लिखित, मौखिक अथवा लिखित, यस। अब जब आप पार्टनरशिप करते हो तो केवल एक अग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, और अग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। एक वर्ड होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमेशा लिखित में होता है। तो अगर कहते हैं कि भाई बोला हुआ 100 बार और लिखा हुआ 1 बार बराबर होता है, तो आपने आपस में जो कस्में, वादे, वचन दिए हैं अगर आप उनको लिख लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, तो वो लिखित में होता है पार्टनरशिप डीड। लेकिन जब आप केवल एक पार्टनर बनने भरने का डिसीजन लेते हैं तो वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। नेक्स्ट,
रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आपने एक पार्टनरशिप बना दी है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। और बेनिफिट से ज़्यादा मैं यूँ कहूँ कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन कराना ना कराना आपकी इच्छा की बात है, इट्स ऑप्शनल। किसी भी एक्ट ने ये नहीं कहा है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है, इट्स ऑप्शनल। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल मीन विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। तो अगर जैसे मैं कुछ संख्याएं लूँ, मान लीजिए 80, 140, 200, 250, ठीक है, ये कुछ संख्याएं मैंने ले ली, से 300, 500, ठीक है, ये कुछ संख्याएं ले ली। और अभी मैं अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करूं तो देखिए मीडियन इसका 200 आएगा, वो आपको पता है n+1/2, अपन ने अभी थोड़ी देर भी पहले किया था, 5 + 1 6/2, थर्ड आइटम, आपका थर्ड आइटम 200 हो गया। अब बात समझना, अगर मैं इसमें एक बहुत एक्सट्रीम वैल्यू ले लूँ, एक बहुत जैसे छोटी वैल्यू ले ली से 5, और एक बहुत बड़ी वैल्यू ले ली से 8000, अब मैं अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करूं तो अभी भी इसका मीडियन 200 ही आएगा, क्योंकि अभी भी ये बीच में है। मैं कहना चाहता हूं कि जो चरम पद हैं, बहुत बहुत शुरू में अगर कोई पद आ गया और बहुत पीछे अगर कोई पद आ गया, तो चूंकि मीडियन जो होती है वो मिडल मोस्ट होती है, वो बिल्कुल मध्य में स्थित होती है, तो उस पर आँच नहीं आती। लेकिन अगर मैं इन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो कुछ आएगा, और इन संख्याओं का से 7 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो कुछ और ही आएगा। उसका रीज़न ये है कि अर्थमेटिक मीन सारे पदों पे आधारित होता है, सभी मूल्यों पे आधारित होता है, और अगर सारे मूल्यों में चरम पद आ गए तो अर्थमेटिक मीन डिस्टर्ब होगा, हार्मोनिक मीन डिस्टर्ब होगा, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टर्ब होगा। लेकिन मीडियन जो उनकी पोजीशन लेती है, और मीडियन जनरली बीच की वैल्यू में से निकलता है, तो इसलिए कहते हैं कि मीडियन जो होता है वो चरम पदों से सबसे कम प्रभावित होती है। आप ये याद रखिएगा, रेंज जो होता है वो चरम पदों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो कहें कि सबसे ज़्यादा असर किस पे आता है, तो जो रेंज होता है, जिसको विस्तार बोलते हैं या परास भी बोलते हैं, रेंज पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मीडियन पे सबसे कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट, एक बिजनेसमैन है, वो ओपनिंग स्टॉक को 10% ज़्यादा पे दिखाता है। तो एक आदत है, वो स्टॉक को, जैसे कुछ लोगों की फैंकालॉजी की आदत होती है, बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो एक बिजनेसमैन भी स्टॉक को जो उसकी कॉस्ट है उससे 10% ज़्यादा दिखाया करता है। इसका सिंपली मतलब है 100 की चीज़ को वो 10 रुपये जोड़ के 110 रुपये दिखाता है। अब इसने जो ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है वो 27,500 है, तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि इसने बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है, वास्तव में इतना है नहीं। तो आप इसने पूछा बताओ सच्ची में कॉस्ट क्या है, तो ये तो सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। दो तरीके से कर सकते हो। ये जो 27,500 आप देख रहे हो, ये इन्फ्लेटेड है, बड़ा चढ़ा मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य पे आप आ जाओ। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आराम से आपका 25,000 आ जाएगा कि वास्तव में इसका मूल्य 25,000 है, और उस बदमाश ने 10% उसके अंदर जोड़कर उसे 27,500 रुपये पे दिखा रखा है। या फिर आपको देसी गणित आना चाहिए, 110 रुपये दिखाया है तो वास्तविक मूल्य 100, अगर 1 रुपये दिखाया है तो वास्तविक मूल्य 100/110, और फिर लास्ट में 27,500 रुपये दिखाया है तो वास्तविक मूल्य, है ना। ऐसे आप सॉल्व करके आराम से 25,000 रुपये पहुँच जाओगे कि असल में उस स्टॉक की वैल्यू 25,000 रुपये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेशक का नहीं है? कपट को ढूंढना, रोकना, लेखा पुस्तकों को लिखना, गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना। देखिए, लेखा पुस्तकों को लिखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर आप ऑडिटर हैं तो आपका काम अकाउंट्स बनाना नहीं है, वो तो काम अकाउंटेंट का है। हालांकि ये बात सच है कि ऑडिटर को जो जानकारी होती है वो थोड़ी इसको ज़्यादा जानकारी होती है, उसे अकाउंट्स की भी जानकारी होती है, तभी तो वो उसकी जांच कर पाएगा। तो जैसे डॉक्टर क्या होता है, जैसे डॉक्टर को बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, तभी तो वो उसका इलाज कर पाता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंट्स बनाना अकाउंटेंट का काम है, अंकेशक का कार्य नहीं है। हाँ, अंकेशक का फिर क्या कार्य है? कपट अगर हुआ है तो उसको ढूंढना और रोकने के उपाय करना, अगर अशुद्धियाँ हो रखी है तो उसको ढूंढना और रोकने के उपाय करना, गणितीय शुद्धता की जांच करना, ये सब उसके काम है, पर बी तो नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स? अगेन अ लड्डू क्वेश्चन। बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर जो है फिक्स्ड एसेट्स है,
कैश जो है वो फिक्स एसेट नहीं है। इनफैक्ट कैश बहुत तेज़ी से बदलता है। कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, है ना। ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है। मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है। मतलब फिक्स्ड एसेट हम किसको बोलते हैं, जिनका उपयोग हम व्यापार को चलाने के लिए करेंगे, जिनको हम बेचने का इरादा नहीं रखते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर कार फिक्स है कि करंट है। उनको ऐसा इसलिए लगता है कि उनको लगता है कार चलती है, तो उनको लगता है फिक्स्ड का मतलब होता है जो फिक्स है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता। आप ये देखो, कार आप क्यों लाए हो, क्या आप कार बेचने के लिए लाए हो? अगर व्यापार में कार है तो आप उसको प्रयोग करने के लिए लाए हो, तो ये फिक्स एसेट्स है। तो चलने या नहीं चलने से कोई दिक्कत नहीं है। भवन ठीक है, भवन फिक्स होता है वैसे भी और वैसे भी। मशीनरी फिक्स होती है, फर्नीचर आप इसे इधर से उधर हिला सकते हो, लेकिन इधर से उधर फर्नीचर को कर सकते हो, इससे वो करंट एसेट्स नहीं हो जाता। फर्नीचर आप क्यों लाए हो? यूज़ करने के लिए, कस्टमर्स को बिठाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम एक साल के अंदर बेचने का इरादा रखते हैं या कहीं कैश में कन्वर्ट करने का इरादा रखते हैं, वो होती हैं करंट एसेट्स, और ये बाकी जो है वो फिक्स एसेट्स हैं। नेक्स्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1932। 1872। यूँ तो हर साल में बहुत सारे एक्ट आए थे, पर ऐसे ही कुछ मैं बता दूँ। भारतीय अनुबंध अधिनियम ये आया था आपका 1872 में। 1932 में आपका पार्टनरशिप एक्ट आया था। 1956 में आपका कंपनीज एक्ट आया था, जिसने 1913 वाले एक्ट को रिप्लेस किया था। 1961 में आपका इनकम टैक्स एक्ट आया था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट, कंपनी के प्रवर्तन में शामिल होता है कंपनी को प्रमोट करना। इसका मतलब लीगल सेंस में एक आइडिया, एक विचार कि मैं कंपनी बनाऊंगा से लेके कंपनी को वास्तव में धरातल पे लीगली फॉर्म करना, ये सब प्रमोशन में शामिल है। तो विचारों की खोज मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आना, उस आइडिया का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना, उसकी फिज़ाइबिलिटी चेक करना कि जो आप सोच रहे हैं वास्तव में हो भी सकता है, टेक्निकली पॉसिबल है, फाइनेंशियली पॉसिबल है, लीगली पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। उत्पादन के सभी कारकों को इकट्ठा करना, ये सारे काम, कंपनी का प्रवर्तन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके अंदर बहुत सारे काम इंक्लूड है। अगली शीट पे आपको मिल जाएगा। जल्दी से अगर पढ़ें तो एक बिजनेस आइडिया को पता करना, प्रीलिमिनरी लेवल पे रिसर्च करना, कंपनी को नाम देना, प्रमोटर्स की खोज करना, अपॉइंट करना, कुछ मेन की डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, अंडरराइटर वगैरह से नेसेसरी कंसेंट लेना, कैपिटल का बंदोबस्त करना, आरओसी के पास चीज़ों को फाइल करना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करना और बाकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करना, ये सब कंपनी के प्रवर्तन वाले चरणों में शामिल है। रजिस्ट्रेशन फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जब फर्म और कंपनी में अंतर पड़ा जाता है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, जबकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ए इसका आंसर रहेगा। 51वां क्वेश्चन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू द। लेखांकन का यह मूल सिद्धांत कि पाने वाला डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, ये किस पे लागू होता है? तो ये अकाउंट्स में सर 3 गोल्डन रूल होते हैं। तो उसमें जो व्यक्तिगत खाते का नियम है वो ये कहता है कि जो पाने वाला व्यक्ति है उसे आप डीआर कीजिए, और जो देने वाला व्यक्ति है उसे आप क्रेडिट कीजिए। तो जैसे जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो सामने वाला हमें देता है, तो देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमारी एंट्री बनती है परचेज टू क्रेडिटर। और जब हम किसी को कुछ माल बेचते हैं तो सामने वाला पाने वाला होता है, तो हम पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो ये व्यक्तिगत खाते का नियम है, पर्सनल खाते का नियम है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वेयर एज, एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, जबकि मैंने पहले भी कहा इसी वीडियो में कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो जैसे अब ये क्वेश्चन ही है कि एक अकाउंट के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि देखो, अपन घर में अगर घर की बात करें, घर में अपन सब्जी खरीद के लाते हैं तो भी खर्चा होता है, और घर में अपन टीवी खरीद के लाते हैं तो भी खर्चा होता है। इन जनरल अपन से खर्चा ही बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। बिजनेस के अंदर भी आप स्टेशनरी खरीद के लाओगे तो भी एक्सपेंडिचर होगा, और आप कार खरीद के लाओगे तो भी एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन जो हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं।
ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके लिए पेमेंट भले ही अपन ने अभी किया, लेकिन इसका बेनिफिट अपने को आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। तो अकाउंट्स पढ़ते समय या पब्लिक फाइनेंस पढ़ते समय आपको पूंजीगत व्यय पता होना चाहिए। ये वो व्यय होते हैं जिनका खर्चा हम अभी करते हैं, लेकिन जिनका बेनिफिट हमें आने वाले वर्षों तक मिलता रहता है। आज अपन एक प्लांट लगाते हैं तो प्लांट हो सकता है आने वाले 10 साल, 20 साल, 40 साल तक उत्पादन करता रहे, तो प्लांट पे जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और फिर इसी से नियम बनता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम भावी लाभों के लिए करते हैं, फ्यूचर में जिनसे हमें बेनिफिट्स मिले उसके लिए हम करते हैं। हाँ, ये बात एक ज़रूर है कि इसमें बड़ा पैसा लगता है, तो किसी किसी लगेगा सर हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें बड़ा पैसा हो लगता है। बात बड़े छोटे की नहीं है, मतलब वो खर्चा इस प्रकृति का होना चाहिए कि उसका बेनिफिट हमें कई वर्षों तक मिलता रहे, और वो खर्चे जिनका बेनिफिट हमें बस इसी वर्ष में मिलेगा, इसी आगामी 1 वर्ष के दौरान मिलेगा, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा। वेल, नेक्स्ट इज अंडर इन डेप्थ चेकिंग। जब आप ऑडिट पढ़ते हैं तो इन डेप्थ चेकिंग क्या होती है? तो कई बार क्या होता है कि अंकेशक को कोई चीज़ सस्पिशियस लगती है, उसको किसी चीज़ पे शंका होती है, तो फिर वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड बुक्स उठा लेगा और उसकी इन डेप्थ एक एक एंट्रीज की जांच करेगा। तो इन डेप्थ चेक का ये मतलब नहीं है कि हम सारी ही बुक्स को चेक करेंगे, पर जिस आइटम पे हमें डाउट है वो आइटम जहाँ जहाँ जिन बुक्स में हो सकती है हम उसको थॉरोली चेक करेंगे। सपोज करो अकाउंटेंट को, ऑडिटर को शक है कि यार सेल्स को इन लोगों ने गड़बड़ दिखाया है, तो वो सेल्स बुक या सेल से कैश सेल से रिलेटेड सारे आंकड़े खंगाल लेगा। तो इन डेप्थ चेकिंग या गहन जांच के अंतर्गत विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है, लेकिन फिर उसकी फिर बहुत गहराई से जांच होती है। ठीक है, तो गहन जांच का तात्पर्य है कि किसी विशेष लेखा पुस्तक या खातों की विस्तार से जांच करना। इसमें सभी पुस्तकों की जांच नहीं होती, बल्कि चयनित या संदिग्ध पुस्तकों की गहराई से जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टांसेस, सक्सीशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साझेदारी का निर्माण हमेशा अग्रीमेंट से होता है, जब दो लोग आपस में पार्टनर बनने को अग्री होते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, ये विश्वास का मामला है। तो जब दो लोग आपस में पार्टनर बनने को सहमत होते हैं, एक बोलता है पार्टनर बनेगा क्या, दूसरा बोलेगा हाँ मैं पार्टनर बनने को तैयार हूँ, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है, और अगर वो एक लीगल चीज़ के लिए अग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। हमने अभी ही पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। केवल दो लोग पति पत्नी हैं तो वो आपस में पार्टनर नहीं बन जाते, दो लोग आपस में दोस्त हैं तो पार्टनर नहीं बन जाते, एक बाप मर गया उसकी 4 औलादें हैं तो वो चारों औलादें आपस में पार्टनर नहीं हो जाती। पार्टनरशिप का जन्म हमेशा अनुबंध से होता है, ठहराव से, कॉन्ट्रैक्ट से होता है। नेक्स्ट इज यदि चालू अनुपात 2.4:1 का हो और चालू दायित्व 20,000 हो तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन, लेकिन लड्डू तब जब आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला आता हो। ये है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स इक्वल अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जब आप करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका वर्किंग कैपिटल का होता है, लेकिन यहाँ पे अपॉन लगा हुआ है। तो आपका करंट रेशियो दे रखा है 2.4/1, और आपके करंट एसेट्स मिसिंग हैं और आपके करंट लायबिलिटी 20,000 हैं। तो बस सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, करंट एसेट्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया करंट एसेट्स रहेगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया 48,000, यानी डेफिनेटली हमारे व्यवसाय के चालू संपत्ति 48,000 रहे होंगे। इसका मोटा तौर पर मतलब ये होता है कि अगर हमारे ऊपर 1 रुपये की लायबिलिटी है तो उसके लिए हमारे पास 2.40 रुपये हैं उसे निपटाने के लिए। जी हाँ, ये 2.04 नहीं है। बहुत लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत लोगों को लगता है 2.04 है। नहीं, दिस इज 2.40। आइडियली आदर्श अनुपात याद रख के जाना 2:1 होता है कि 1 रुपये के लिए हमारे पास 2 रुपये के करंट एसेट्स होने चाहिए, इनके पास थोड़े से ज़्यादा ही हैं। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इज डन बाय द। देखिए मान लीजिए एक हेड ऑफिस है जो दिल्ली में है, और उन्होंने पूरे देश में अपना प्रस्ताव किया, लखनऊ में, चंडीगढ़ में और भी जगहों पे उन्होंने अपने अपने ऑफिसेस खोल दिए। अब ऐसा हो सकता है कि ये कहा जाता है कि भैया परचेज़ का ऑर्डर तुम नहीं दोगे, परचेज़ का ऑर्डर दिल्ली से ही दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मान लीजिए
यहाँ पे भी जो बंदे बैठे हैं होशियार हैं, उनकी स्मार्टनेस है और आप उन पे ऊपर यकीन करते हो, तो आप उनको परचेज़ का अधिकार, सेल्स का अधिकार या जो अधिकार आप देना चाहो दे सकते हो। तो अधिकार कौन दे सकता है? जिसके पास अधिकार होता है। अधिकार किसके पास होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स के पास। तो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही डिसाइड करना होता है कि उनको डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। तो पावर्स को नीचे किसी को देना है या नहीं देना है, ठीक है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, नीचे डिफरेंट स्टेट्स के सीएम्स होते हैं। हम अपने यहाँ तो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट संविधान की व्यवस्था ऐसा है कि सीएम्स के पास पावर होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इन मार्केटिंग डैश डैश इज स्टडीड। मार्केटिंग जो है वो एक बड़ा टर्म है, एडवर्टाइजमेंट बहुत एक छोटा टर्म होता है, मार्केटिंग एक बड़ा वर्ड है। मार्केटिंग में आप सेल्स मैनेजमेंट पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। इनफैक्ट मार्केटिंग की शुरुआत कंज्यूमर्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं वहीं से होती है। और इवन सेल कर देने के बाद भी हम सेल आफ्टर सर्विस पे यकीन इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें उन्हें सेटिस्फाई करना है। और इसके अंदर हम जो कंज्यूमर्स हैं उनका परचेजिंग बिहेवियर भी समझते हैं कि वो कब खरीद करते हैं, यानी उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कस्टमर क्या सोच के चीज़ को खरीदता है या क्या चीज़ को देख के रिजेक्ट करता है चीज़ को। तो डेफिनेटली मार्केटिंग में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब आप देखो इसमें ना, इस परिभाषा में एक बहुत खास बात है। वैसे जनरली मुझे देखो परिभाषाएं याद नहीं होती हैं, ठीक है, पढ़ के देख के पढ़ा दिया वो अलग बात है। जनरली मुझे परिभाषाएं याद नहीं होती, लेकिन अगर जैसे मैं ये कहूँ तो ये मुझे परिभाषा याद हो गई कि कैसे, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है। वैसे अपन प्रबंध की बहुत सारी परिभाषाएं देख चुके हैं, पर प्रबंध नियोजन तथा साहसी की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। मतलब जिसने भी ये परिभाषा दी उसने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली प्लानिंग, और एंटरप्रेन्योर जिसके दिमाग में बहुत तूफानी विचार चलते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की एक्टिविटी है। तो इसमें मैनेजमेंट को क्या किया गया है, साहसी की क्रियाओं से लिंक किया गया है। तो ये AFL ब्रांच के द्वारा दी गई है। प्रबंध में बड़े बड़े हुए हैं, हेनरी फेयोल, टेलर और भी बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हुए हैं, लेकिन ये जो परिभाषा दी है ये एक अलग से ही ऑथर हो गए, AFL ब्रांच के द्वारा दी गई है और बहुत ही यूनिक परिभाषा दी गई है, जिसमें इन्होंने फेयोल और कुंटेज इन सबको छोड़ दें तो इन्होंने मैनेजमेंट को लिंक किया है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर, नॉन ऑफ दीज। पहले अपन इनका सबका मतलब समझ लेते हैं। शेयर वारंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो A के पास है तो वो B को बिना कंपनी के परमिशन के ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी अगर A के पास वो चीज़ है तो A कंपनी का शेयर होल्डर है, और अगर वो शेयर वारंट विच इज़ ईजिली ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, B को डिलीवर करके B को शेयर होल्डर बनाया जा सकता है, ऐसी चीज़ है शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट इतने ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं होते, उसके लिए कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है, फिर कंपनी A का नाम काटेगी और रजिस्टर में B का नाम चढ़ाएगी। डिवेंचर, कंपनी जब लोन लेती है या कहीं पब्लिक से पैसा उधार लेती है तो एज अ प्रूफ के तौर पे डिवेंचर इशू करती है। तो देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक खासियत आपने पढ़ी होगी कि उनमें अंशों का हस्तांतरण आसानी से नहीं हो सकता, उस पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो शेयर वारंट क्या कहता है, शेयर वारंट तो ईजिली ट्रांसफरेबिलिटी के लिए है, और प्राइवेट कंपनी में ईजिली ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर शेयर वारंट है ना। कि मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर वारंट इशू ही नहीं करती, क्योंकि शेयर वारंट इशू करेगी तो फिर तो शेयर इजीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी ओनर तो होते ही हैं, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया ही जाता है। डिवेंचर भी इशू किया जा सकता है अंडर सम सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जनरली क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो नहीं करती, पब्लिक से पैसा नहीं उठाती, तो उनको भी डिवेंचर इशू करने की नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी वहाँ प्राइवेट लिमिटेड में डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं। तो फिर अब आप कहोगे सर ये भी B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, लेकिन आप ये भी समझो कि जब MCQ चुनते हैं तो ज़्यादा सही का आपको अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि डिवेंचर तो हो सकता है इशू करें ना करें, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट तो हर कंपनी इशू करती है, इसीलिए इसका आंसर B रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज इक्वल टू। तो पहले आपको पता हो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है। तो सपोज करो
एक ये व्यक्ति हैं, इनको मैंने बड़े फ़ॉन्ट में लिखा है, ये है पट्टेदाता, पट्टा जिन्होंने दिया, और एक ये हैं छोटे व्यक्ति जिन्होंने पट्टा लिया, ठीक है। और इन्होंने मान लो कोयले की खान को लीज पे दे दिया, और ये भी मान लेते हैं कि 50 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी सेट हो गई, ठीक है। चूँकि शुरुआती वर्षों में ये थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, ये नुकसान नहीं खाना चाहता, तो इसने कहा भाई 5 लाख रुपए तो मैं मिनिमम लूँगा ही लूँगा, आप कितना कोयला निकालो आपकी हेडक है, मैं 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से आपसे रॉयल्टी चार्ज करूँगा, और 5 लाख रुपए तो मैं मिनिमम आपसे लूँगा ही लूँगा। तो सपोज़ करो इसने 8,000 टन कोयला निकाला, तो अगर इस हिसाब से रॉयल्टी देखी जाए, उसने जो उत्पादन किया है या एक्सट्रैक्ट किया है उस हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख रुपए की रॉयल्टी बनती है। लेकिन चूंकि मिनिमम रेंट 5 लाख रुपए तय हो रखा है, तो फिर क्या होगा, 5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। तो 4 लाख रुपए की जगह लेसी को 5 लाख रुपए देने पड़े, तो ये जो 1 लाख रुपए है इसे हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग जो होती है लेसी के लिए असेट्स की तरह होती है, अगर वो उसको आगे एडजस्ट कर सकता है तो इसके लिए ये असेट्स की तरह होती है। और जो लेसर होता है वो उसका एक रिजर्व बनाता है जिसको रॉयल्टी रिजर्व कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, मुझे तो मेन फॉर्मूला बताया था। तो आपने देखो ये 1 लाख रुपए कैसे निकाला है, इसके लिए आपने एक तरफ मिनिमम रेंट को रखा है, एक तरफ आपने एक्चुअल रॉयल्टी को रखा है, तो आपकी शॉर्ट वर्किंग निकल के आ गई है। तो ये इसका फॉर्मूला है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी जो एज पर द एक्चुअल प्रोडक्शन बनी, उन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्राइवेट कंपनी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगेन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक कंपनी में अधिकतम डायरेक्टर्स यानी कंपनी को चलाने वाले, एक तो होते हैं मिनिमम शेयर होल्डर कितने होंगे, मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने होंगे, वो भी अलग से क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो एक कंपनी में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें 2 होंगे, पब्लिक लिमिटेड है तो उसमें 3 होंगे, और ओपीसी है 1% कंपनी का कल्चर आ गया है तो उसमें कम से कम 1 डायरेक्टर होगा। तो अब जैसे एक बार जल्दी सुनिए, प्राइवेट लिमिटेड में अपन 200 याद करते हैं, ये किसका है, शेयर होल्डर का, कि मिनिमम शेयर होल्डर 2, मैक्सिमम शेयर होल्डर 200। इसी तरह डायरेक्टर का याद कर लीजिए 2-15, मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। ऐसे ही आप खुद के छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना। या तो आपको कंठस्थ याद हो गया हो या समझ में आ गया हो, और आपको लगता है ना यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो आप फिर एंड टाइम के लिए नोट्स बना लीजिए, है ना। नोट्स बनाने पड़ते हैं खुद के लिए, जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट इज द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन दिस वे, सिंगुलर या प्लूरल या दोनों तरह से। दोनों तरह से सांख्यिकी का प्रयोग हम एक वचन के तौर भी करते हैं और बहुवचन के तौर पे भी करते हैं, ठीक है। तो वैसे कई शब्द होते हैं जिसमें एक वचन अलग होता है, साइकिल एक वचन, साइकिलें बहुवचन, लेकिन स्टैटिस्टिक एक गजब शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जब अपन इसे एक विषय की तरह देखते हैं, सांख्यिकी को जब एक विषय की तरह किया, सांख्यिकी मुझे बड़ा टफ लगता है, तो अपन एक सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हैं। और सांख्यिकी में जब आंकड़ों की बात करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, डेटास की बात करते हैं, तो फिर सांख्यिकी बहुवचन के तौर पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अपने पुत्र की फीस अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान की, ये व्यापार में लिखे जाने वाला सौदा नहीं है। मैं एक आपको चीज़ समझा देता हूँ। जैसे समझो ये एक होती है दुकान और ये होता है व्यापारी। व्यापारी जब दुकान में पैसा लगाता है हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। सुनना, व्यापारी जब दुकान से पैसे ले जाता है हम उसकी भी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। सपोज करो 20,000 रुपये इसने व्यापार से निकाले या 50,000 रुपये व्यापार से निकाले, एक बार हम इसकी ड्राइंग वाली एंट्री करेंगे, लेकिन 50,000 ले जाने के बाद इसने अपनी पत्नी को साड़ी दिलाई पर्सनल पैसे से, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। इसने अपने बेटे की स्कूल फीस चुकाई, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। मतलब हम उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। जब तक वो बिजनेस में पैसे लगा रहा है या बिजनेस से पैसा ले जा रहा है
हम वहाँ तक की एंट्री करते हैं, लेकिन उसने बाज़ार में खड़े होकर गोलगप्पे खाए और अपनी जेब से पैसे दिए, उसकी हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। बाकी कर्मचारियों का वेतन चुकाया, ये व्यापारिक सौदा है। 75,000 का माल खरीदा, उससे पहले फर्नीचर खरीदा, ये सब व्यापारिक सौदे हैं। यहाँ पे भी देखो, मैं एक बात बता दूँ, क्लियर आप समझ लेना, अगर इसने अपने पुत्र की फीस जो है वो व्यापार में से चुकाई होती, यानी व्यापार के गल्ले में से पैसा निकाला होता या दुकान के अकाउंट में से पैसा निकाला होता, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती। लेकिन उसने अपने बेटे की फीस, जो कि एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है, और उसने अपना पर्सनल बैंक खाता यूज़ किया, इसलिए ये एक व्यापारिक सौदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट शेयर्स रेफर टू दोज शेयर्स विच आर इशूड टू। तो राइट शेयर्स हम किन को ऑफर करते हैं? जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको ऑफर करते हैं। हम उनको कहते हैं कि जैसे सपोज करो 2020, आज से मान लीजिए 5 साल पहले हमने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। ठीक है, और अब हम मान लीजिए कि 25,000 शेयर फिर से इशू करना जा रहे हैं 2025 में। तो हमने इनको कहा कि भाई देखो, आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो, आपने पहली बार हमारे ऊपर ट्रस्ट करके पैसा लगाया था, तो अगर आप शेयर्स लेना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका हक है, आपका राइट है कि आप शेयर्स लेना चाहते हो तो आप ले लो। आप नहीं लोगे तो हमें नयों को देने पड़ेंगे। ये ठीक वैसे ही बात है कि जैसे कि 11th क्लास में 30 बच्चे मेरे पास पढ़ के गए और फिर 12th क्लास का बैच बना, तो पहले मैं इन 30 बच्चों को बोलूँगा भाई तुम पढ़ोगे क्या, भाई तुम पढ़ो तो मैं तुम्हारे को पढ़ाऊँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मैं किसी और को बुला लूँ। तो राइट शेयर्स हमेशा मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, फिर उनकी मर्जी है कि वो लें तो लें, ना लें तो ना लें। तो ये हमेशा कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। निर्गमित की जगह ज़्यादा अच्छा है, प्रस्तावित किए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड लास्ट ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, समापन हो रहा है, तो किसका भुगतान सबसे अंत में किया जाता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट जो मिलता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। सबसे पहले अगर कुछ लीगल ड्यूज चल रहे हैं वो चुकाए जाते हैं। लिक्विडेटर जो होता है, कंपनी का समापन करता है, उसका रेम्यूनरेशन चुकाया जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, जिनके पास हमने कोई असेट्स गिरवी रखी है। एक क्रेडिटरों का टाइप होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनका पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट किया जाता है। इस बीच में इससे पहले डिवेंचर होल्डर का भी पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद पूरा गांव खाना खा लेगा, उसके बाद जो व्यापार के वास्तविक मालिक हैं उनका भुगतान किया जाता है। तो जो भी बचा कुचा है वो सब उनका है, कम है तो उनका है, ज़्यादा है तो उनका है, पर अंत में भुगतान किया जाता है समता अंशधारियों को। ठीक है, सेकेंड लास्ट नंबर पे होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वेल, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नियंत्रण एक सतत हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, कंट्रोल हमेशा रखना पड़ता है। ध्यान हटा, वो क्या बोलते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो कंट्रोल हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस है। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। बिल्कुल, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब अपन पढ़ते हैं। तो नियंत्रण एक बहुत ही ज़रूरी प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्यों से संबंध रखता है, नहीं, ये नहीं है। एक्चुअली ये एक बात ज़रूर है कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी हम पास्ट डेटा को देखते हैं। लेकिन पास्ट डेटास को देखने के बाद हम फ्यूचर के लिए एक्शन लेते हैं, यानी पास्ट डेटा का एनालिसिस होता है नियंत्रण में, इस बात सही है। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि हम आगे की सुध लें, आगे के लिए चीज़ों को बेटर करें। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी है पास्ट से। ठीक है ना, हमें भी ज़िंदगी में ये सिखाया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग सिखाते हैं। वाकई में यही होता है कि हमें अपने पास्ट से जो हमने गलतियाँ करी है, जो हमें सबक मिले हैं, उनको समझना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए और आगे के भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण सभी स्तरों पर, हाँ जी, लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, सभी स्तरों पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है। बॉस बदल जाएगा, बॉस का डेजिग्नेशन बदल जाएगा, लेकिन बॉस हर जगह होगा जो आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। कंट्रोल होता है, चलो कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, सी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है? एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाता है, भाग्यशाली है बहुत। एक बीमा कंपनी की जो क्रियाएं हैं वो व्यावसायिक क्रियाएं होती है, मैं बी लिख देता हूँ, BT। ठीक है, एक प्रोविज़न स्टोर या किराना भंडार चलाना, ये भी ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लाभ कमाने के लिए चलाया जाता है। एक होटल में खाना पकाना बेचना, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसमें भी लाभ कमाया गया है, लेकिन इसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके बाद टीवी रहा होगा, बहुत सस्ते में ले लिया होगा, बेचा तो भी 500 कमा लिए, गजब इंसान है।
लेकिन ये इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो तीनों कर रहे हैं ना, बीमा कंपनी, ग्रोसरी स्टोर और होटल, ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। ये जो एक्टिविटी है ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, सही बात है। ये कह रहा है ये कभी कभी सच हो जाता है, कभी कभी झूठ हो जाता है, ये हमेशा सच है। ये हमेशा सच है सर। ये ध्रुव तारे की तरह एक अटल सत्य है कि जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट में अकाउंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक ही क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट में जितना अमाउंट है, भले क्रेडिट आप 2 खातों को करो या 3 खातों को करो, पर क्रेडिट का अमाउंट हमेशा डेबिट के अमाउंट के बराबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर वॉज द RBI इस्टेब्लिश्ड। तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI का एक्ट 1934 है, RBI का स्थापना वर्ष 1935 है और इसके राष्ट्रीयकरण का वर्ष 1949 है। क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब ये कहता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि बाकी के 3 सही हैं, तो उनको पहचानना होता है। तो बहुत पेशेंस के साथ काम किया करो, जल्दीबाजी में कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। साझेदारी में साझेदारों की संख्या न्यूनतम 3 होती है, तो ये तो गलत दिख गया, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, 3 कतई नहीं चाहिए, है ना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 2 चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, बिल्कुल सही है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है, ये भी बात सही है बिल्कुल, कि जो सोल ट्रेडर है ये जमानों से, सदियों से चला आ रहा है, सबसे, इवन की पार्टनरशिप कंपनी नहीं आई थी तब से ही चला आ रहा है। सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य है, बिल्कुल। कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं होता। ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आखिरी के तीनों कथन सही हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था क्या सही नहीं है। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, PPP कहाँ लिखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP कोऑपरेटिव सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा कहें व्यवसाय या दुकानें किस मोड में हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, ठीक है, इतने गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। और PPP मॉडल भी कुछ वर्ष पहले ही शुरू हुआ है, 20-30 वर्ष पहले, तो ये भी अभी इतना पॉपुलर फिनोमिना नहीं है। अधिकतर जो दुकानें, फैक्ट्रियाँ, प्लांट, शोरूम्स हैं, ये हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हैं, तो प्राइवेट सेक्टर है ना। हमें पता है ना, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, एक निजी क्षेत्र होता है, और एक दोनों का संयुक्त क्षेत्र होता है PPP वाला। एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यावसायिक उपक्रम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बट अगेन अ मस्ट नो क्वेश्चन, भाई पता होना चाहिए स्टूडेंट को। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है करंट एसेट्स पे, कि फिक्स एसेट्स पे, इंटेंजिबल एसेट्स पे या टेंजिबल एसेट्स पे। तो वैसे तो भाई जैसे डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगाया जाता है, दिखाई देने वाली चीज़ों पे लगाते हैं। डेप्रिसिएशन कभी कभी अपन इंटेंजिबल एसेट्स पे भी लगाते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छा है, ये फिक्स एसेट्स ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिक्स एसेट का ही फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि कुछ फिक्स एसेट टेंजिबल होते हैं, कुछ फिक्स एसेट इंटेंजिबल होते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है फिक्स एसेट पे लगाया जाता है, जो कैश हुआ, बैंक हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर हुआ, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जब दाम बढ़ता है तो कुछ चीज़ों की मांग भी बढ़ जाती है। तो ये सुनने में उल्टा लगता है, क्योंकि जनरली हमने पढ़ा ये है कि प्राइस बढ़ते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कमी आ जाती है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, मतलब विरोधी बात हो गई नियम के, मूल नियम जो मांग का नियम है उसकी विरोधाभासी बात हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं, मार्शल का पैराडॉक्स, गिफिन का पैराडॉक्स या वेवलेन का पैराडॉक्स। इसे गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। हालांकि इसका आंसर ये वाला भी सही हो सकता है, लेकिन अगेन ज़्यादा सही ये आंसर है। जो घटिया वस्तुएं होती हैं इनको वैसे घटिया वस्तु बोलना चाहिए था। घटिया वस्तुओं के मामले में गिफिन का पैराडॉक्स देखने को मिलता है। ये क्या होता है ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पैराडॉक्स होता है बेसिकली ये इन्फीरियर गुड्स या जो निम्न किस्म की वस्तुएं होती हैं, सस्ती या चीप वस्तुएं होती हैं, मतलब चीप क्वालिटी वस्तुएं होती हैं, वहाँ पे लागू होता है। खास करके जो आदमी की नेसेसिटीज में जो चीज़ आती है, उसकी जो अनिवार्य आवश्यकताओं की लिस्ट है, उनमें ये नियम लागू होता है। इसमें क्या होता है, जब प्राइस राइज होता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो आदमी के पास ये चॉइस नहीं होती है कि वो
दूसरी चीज़ की तरफ मूव कर सके। जनरली उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। सो फिर उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, उसी इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खाना पड़ता है। तो सपोज़ कीजिए अपन थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि बाजरा जो है, मान लीजिए बाजरा जो है वो एक इन्फीरियर गुड्स है। बाजरा कहीं से भी, मतलब आप यूँ कंपेयर मत कीजिएगा गेहूँ बढ़िया होता है कि बाजरा बढ़िया होता है, अनाजों में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अपन एक जनरली बात करते हैं, जनरली गेहूँ थोड़ा अच्छा माना जाता है, बाजरा इन्फीरियर गुड्स माना जाता है। अब बाजरा मान लीजिए 20 रुपये किलो था और 20 रुपये से 25 रुपये किलो हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप उस बंदे के पास इतनी परचेजिंग पावर तो है नहीं, वो दूसरी चीज़ों पे मूव कर पाए। तो अगर पहले वो ये था कि बाजरा और गेहूँ दो चीज़ें खाता था, तो बाद में वो क्या करेगा, चीज़ों के महंगे होते दाम देखकर गेहूँ खरीदना और कम कर देगा, और बाजरा थोड़ा महंगा होने के बावजूद उसे थोड़ा और ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। सपोज़ कहानी से बता दूं, अगर पहले आप 20 किलो बाजरा और 5 किलो 10 किलो गेहूँ खाते थे, तो बाद में ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है कि वो 25 केजी बाजरा खाना शुरू कर दे और 5 केजी गेहूँ खाना शुरू कर दे। तो ये गिफिन का विरोधाभास है। और जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं उनमें जो आदमी को दिखाने की इच्छा होती है, स्टेटस दिखाने की इच्छा होती है, जैसे आजकल ये इंस्टा की रील वील चलते हैं ना, वो क्या है, पूरा दिखावटी है। तो आदमी को दिखाने में, शोकेस करने में मज़ा आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, साली जितनी चीज़ महंगी होती है उसकी डिमांड उतनी बढ़ती है। तो ऐसा, लेकिन वो लग्जूरियस गुड्स के मामले में वेबलेंस आपका पैराडॉक्स लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक छोटा जो ट्रेडर है वो ऑडिट नहीं करवाता, क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित होता है, उसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप उपरोक्त सभी याद कीजिएगा। देखिए क्या होता है, एक छोटा व्यापारी है, मान लीजिए एक पान की दुकान लेके बैठा है, एक जनरल किराने वाला व्यापारी बैठा है, तो वो ऑडिट क्यों नहीं कराता? तो देखो, एक तो भाई वो अकेला ही तो है, छोटा व्यापारी है, तो मतलब ज़्यादा नौकर होकर भी नहीं है, तो उनकी एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ में पूरा उसका कंट्रोल होता है, प्लस उसका धंधा सेल सब लिमिटेड होता है, और कानूनन भी उसके ऊपर अनिवार्यता नहीं है। भाई करोड़ों में टर्नओवर पहुंचे तो एक अलग बात है, लेकिन साफ ही कह दिया कि छोटा व्यापारी है। तो इन तीनों रीज़न से उसे ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, यानी एसबीआई की बात कर रहा है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। उससे पहले इम्पीरियल बैंक था, इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ठीक है। मैं फिर कह दूं, ये पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे अवेलेबल होगी एज ए डिस्क्रिप्शन, नहीं हो तो आप हमसे मंगा लीजिएगा। अच्छे से जो साथ में पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़िएगा। हु propounded द पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत सिंपल है, माल्थस। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, और उसकी खास बात ये थी, उसने कहा था कि जो अनाज पैदा होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी उसमें अंक गणितीय वृद्धि होती है, लेकिन जो जनसंख्या होती है उसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, यानी ये गिनती 1 2 3 4 यूँ चलती है, और ये चलती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसलिए उसको लगता था कि जनसंख्या का एक संतुलित आकार ही होना चाहिए, ठीक है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर थ्योरी। नेक्स्ट, विच इज़ द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ द करेंसी, तो मुद्रा का सहायक कार्य कौन सा है? तो देखिए, मुद्रा के कार्य टोटल 4 हैं। एक है मुद्रा के प्राथमिक कार्य, दूसरे हैं गौण कार्य, तीसरे हैं आकस्मिक कार्य, और चौथे हैं अन्य कार्य। तो सबसे पहले तो क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, जूते दे दो पैसे ले लो, मतलब वस्तु के बदले में मुद्रा ही देते लेते हो अब आज के वर्ल्ड में। तो वो एक विनिमय का माध्यम है, ये उसका सबसे मेन काम है। दूसरा वो मूल्य मापक है, जूता कितने का कि 400 रुपये का, सब्जी कितने की कि 50 रुपये की, तो मूल्य को मापता है, ठीक है। सहायक कार्य कौन से हैं? स्थगित भुगतान, मतलब आप किसी से अभी चीज़ लेके आ जाओ, बाद में पैसे दे दूंगा, बाद में इतने रुपए दे दूंगा, तो आपने भुगतान को क्या किया? स्थगित कर दिया। मूल्य संचय का आधार, कि अभी आप पैसे गुल्लक में बचा लो, चावल के डब्बे में पैसे छुपा लो,
मूल्य को संचय कर लो, बाद में आवश्यकता होने पे खर्च कर लेना, तो उसमें संचय का गुण भी होता है। और मूल्य हस्तांतरण का साधन है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। आप अपनी जेब में 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख रुपए ब्रीफ केस में भर के ले जा सकते हो। 50 लाख रुपए की वैल्यू की कमोडिटी आप नहीं ले जा सकते थे। खैर, तो ये सारे मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो इसका मेन फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी इसका मेन फंक्शन है। स्थगित भुगतानों का आधार, ये इसका सहायक कार्य है। हमसे सहायक कार्य पूछा था तो सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द कैश बुक। हम कैश बुक बनाते हैं, सिंगल कॉलम होती है, 2 कॉलम होती है, 3 कॉलम होती है। अगर एक सिंपल ही कैश बुक की बात करें तो अपने पास जो रिसिप्ट होती है, जो पैसे आते जाते हैं, सपोज़ 50,000 रुपये किसी दिन आए, एक दिन की कैश बुक की बात कर लेते हैं, और हमने यहाँ पेमेंट किए मान लीजिए 35,000 रुपये, तो ये जो 15,000 है इसे हम कहेंगे बैलेंस। तो ये ही जो बैलेंस है इसी को हम कैश इन हैंड कहते हैं। अगर आप जो देखते हो ना बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड लिखा जाता है, रोकड़ हस्ते, वो रोकड़ हस्ते कैश बुक का ही बैलेंस होता है। तो रोकड़ बही का जो शेष है वो आपके पास कुल उपलब्ध रोकड़ दिखाता है कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है? वस्तु को वस्तु से बदलना, जूते दे दो पैसे ले लो, विनिमय का माध्यम तो है, लेकिन जूते दे दो साड़ी ले लो, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। पहले चलता था, इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। अभी भी कभी कभी अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ लेडीज़ आएंगी, वो आपको कहेंगी कि भाई आप उनको घर के पुराने कपड़े दो, और वो आपको बदले में कोई बर्तन या पानी, मतलब उसका पानी भरने का बड़ा सा टब दे जाएंगी। तो वो क्या कर रही हैं, अगर अपन लेडी की बात करें, वो आपसे पुराने कपड़े ले रही हैं और आपको बदले में बर्तन दे रही हैं। तो वो बार्टर सिस्टम है, मुद्रा का ये कार्य नहीं है। मुद्रा के माध्यम से आप मूल्य का संचय कर सकते हो, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा स्थगित भुगतानों का आधार है, हाँ, पर वस्तु से वस्तु को बदलना ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What can be the maximum time interval between 2 consecutive जनरल मीटिंग। 2 साधारण सभाओं के मध्य कितनी अवधि हो सकती है? मैक्सिमम 15 महीने। 15 महीने का गैप हो सकता है पहली एजीएम और दूसरी एजीएम, या दूसरी एजीएम और तीसरी एजीएम, यानी अगली एजीएम के बीच में। इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है कि आपको जो एजीएम है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहाँ से 6 महीने के भीतर बुला लेनी है। तो अगर आपका वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ है, ये मान लें, तो 6 महीने यानी 30 सितंबर तक आपको एजीएम बुलानी पड़ेगी। और पिछली एजीएम आपने जब भी बुलाई थी, याद रखिएगा, उससे 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है, साल में एक एजीएम तो आपको बुलानी ही बुलानी है। हर वित्तीय वर्ष में एक एजीएम तो आपको बुलानी है। इन सारी बातों का ध्यान रखने के लिए ही कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो लीगल अनुपालनाएं हो रही हैं, सारी की सारी लीगल कॉम्प्लायंसेस हो रही हैं, उनका वो ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए, तो एजीएम में बुलाए शेयर होल्डर जाते हैं, लेकिन कंपनी सचिव इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। ठीक है, 15 महीने का समय है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग इज हेल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ओनली वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 एवरी ईयर। जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, जिसको अपन वैधानिक सभा बोलते हैं, वैधानिक सभा पब्लिक लिमिटेड बुलाती हैं। अब उसमें भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं, लेकिन ये वंस इन अ ईयर ही बुलाई जाती है। जब एक बार कंपनी बनती है तो उसके कुछ समय बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला के जो उस समय के 5-6 महीने का ट्रांजैक्शंस होते हैं वो शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते हैं। कंपनी में बुलाई जाती है, एक बार ही बुलाई जाती है, हर साल नहीं बुलाते। एजीएम हर साल बुलाते हैं। ठीक है, तो मीटिंग कई तरह की हो गई, एक स्टैट्यूटरी मीटिंग हो गई, एक एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, इसके अलावा बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, और इसके अलावा फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स भी होती हैं। नेक्स्ट, रूटीन चेकिंग आर कैरिड आउट बाय द। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए थे मुझे वो थोड़े गलत लगे, मैंने सही कर दिया है। रूटीन चेकिंग का काम अंकेशक का स्टाफ करता है। देखिए, एक वर्ड होता है इंटरनल चेक, इंटरनल चेकिंग। इंटरनल चेकिंग जो होती है वो खुद कंपनी का या संस्था का स्टाफ करता है। एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिकली कर दी जाती है। उनके बीच में कार्य का विभाजन ही इस तरह से होता है कि इंटरनल चेकिंग डन बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज इटसेल्फ। लेकिन जो कहें रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग में भले आप ये चीज़ें देख लो कि जनरल में सारी चीज़ें रिकॉर्ड है या नहीं, जनरल से लेजर में ट्रायल, जनरल से लेजर में
पोस्टिंग हुई या नहीं, लेजर से जो बैलेंस निकला वो ट्रायल बैलेंस में गया या नहीं गया, डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल है या नहीं, बैलेंस प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड हुआ है नहीं, ये सब रूटीन काम है और बहुत बेसिक, ज़्यादा खोपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बोरिंग टाइप का काम होता है, ये अंकेशक का जो स्टाफ होता है, खास करके जूनियर लेवल स्टाफ, वही कर लेता है। ठीक है, तो ये इसमें आंसर ये 2 दिया है, मैं इससे अग्री नहीं करता, इसका आंसर 3 है। ठीक है, 3 याद कीजिएगा। नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर। तो ये संगठन का एक प्रकार होता है, रेखा एवं कर्मचारी संगठन या रेखा एवं स्टाफ संगठन बोला जाता है हिंदी में भी। ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे इसका एक नमूना देखिए, सबसे ऊपर है मैनेजिंग डायरेक्टर, अब प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, ये सब क्या हैं, ये हैं लाइन मैनेजर। ठीक है, ये सीधा कमांड देते हैं, नीचे वालों को फॉलो करनी है। लेकिन इनको एडवाइस करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन हेड को एडवाइस करने के लिए होगा टेक्निकल एडवाइज़र, ये एडवाइस दे सकते हैं, ये आदेश नहीं दे सकते। ये जो एडवाइस देंगे उसको मानने के लिए प्रोडक्शन हेड बाध्य भी नहीं है। एक होते हैं सेल्स एक्सपर्ट जो मार्केटिंग हेड को एडवाइस करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होंगे जो फाइनेंशियल हेड को, तो ये सब कहलाता है स्टाफ, इनका क्या होता है एडवाइजरी रोल। तो इतने सारी भीड़ की ज़रूरत कहाँ है जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो। एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो सारा डिसीजन मैं ही ले लूँगा, पार्टनर्स ही ले लेंगे। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट, टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ द डैश डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। खाता पुस्तकों की जांच करना ये अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाई अकाउंट्स तो अकाउंटेंट ही बना देते हैं, अकाउंटेंट का जो स्टाफ होता है वही बना लेती हैं। तो ऑडिटर आगे क्या करता है, ऑडिटर उनकी जांच करता है, वही उसका मेन काम है। ठीक है, उसी से पता लगता है कि जो अकाउंट्स में लिखा है वो सही है, सत्य है, सही स्थिति दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो ये उसका मेन काम है। ठीक है, मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, सोल ट्रेड इज़ नॉट सूटेबल फॉर दोज प्रोफेशन। देखिए, जिसमें अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ सोल ट्रेडर सूट नहीं करेगा, लेकिन जहाँ कम कैपिटल हो वहाँ सूट करेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं हो वहाँ सूट करेगा, जहाँ कस्टमर्स के ऊपर पर्सनल अटेंशन देनी हो तो वहाँ सूट करेगा। तो इन सब क्षेत्रों में आपको सोल ट्रेडर सूट कर जाएगा, जहाँ लेस कैपिटल, लेस रिस्क हो और कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देनी हो। जैसे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर सर्विसेज हुई, एजुकेशन सर्विस भी, अगर जब हम होम ट्यूशन्स वगैरह देते हैं, ज्वेलर वगैरह होते हैं, रिपेयर वगैरह होते हैं, वहाँ आपको हर कस्टमर की नीड को समझना होता है, तो वहाँ सोल ट्रेडर चलता है। लेकिन जो बड़ी संस्थाएं होती है जहाँ बड़ा पूंजी है, बड़ा रिस्क है, तो वहाँ फिर आपको कंपनी कल्चर की तरफ जाना पड़ता है। तो इसने यही पूछा था कि कहाँ सूट नहीं होगा सिंगल ट्रेडर। तो जब बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी तो वहाँ सोल ट्रेडर सूट नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। तो जो मुद्रा की वैल्यू हम निकालते हैं, तो मुद्रा की मूल्य निकालने के लिए एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी। तो 2 सिद्धांत आपको याद रखने हैं, एक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और एक है इनकम थ्योरी ऑफ मनी। तो ये नीचे की आप डिटेल पढ़ लेना, इसमें से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मुद्रा का मूल्य निकालने का बहुत ही बहुप्रचलित सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो आपका जो मुद्रा का मूल्य है वो मुद्रा प्रसार के दौरान कम हो जाता है। देखिए, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी खरीद पाने की क्षमता। तो जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं और एप्पल की प्राइस चल रही है 100 रुपये किलो। ठीक है, तो आप 10 किलो एप्पल ख़रीद पाओगे। तो यानी आपकी 1000 रुपये की मनी के अंदर 10 किलो को ख़रीद लेने की क्षमता है, लेकिन एप्पल किसी वजह से 200 रुपये किलो हो गई। तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति बताता है जहाँ वस्तुओं के भाव बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे में अभी भी आपके पास 1000 रुपये ही है तो अब आप केवल 5 किलो एप्पल ही खरीद पाओगे। तो आपकी जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है उसमें कमी आई है, तो मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है। नेक्स्ट इज ड्यू टू रेशनलाइजेशन इन द बिगिनिंग। जब विवेकीकरण किया जाता है, जो काम मैनुअल हो रहा था
जो काम मैनुअल हो रहा था उसकी जगह हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर डेफिनेटली शुरू में रोज़गार में कमी आएगी या कहीं बेरोज़गारी बढ़ेगी। ये भी सही है कि श्रमिकों की छँटनी होती है, ठीक है। मान लीजिए एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार के पास मान लीजिए 100 लोगों का ग्रुप है, लेकिन एक दिन वो जेसीबी उठा के लेके आ गया, तो ये बात पक्की मानो कि 20-40 लोगों की नौकरी जाएगी। ये शुरू में होगा, बाद में ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार इस मशीन के सदके या इस वजह से और जगह भी वो ठेके ले पाए, तो वापस उसे रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। लेकिन शुरुआत में विवेकीकरण, जब लागत को कम करने के लिए विवेकीकरण किया जाता है, इसे यूँ समझो कि एक तरह से मशीनीकरण किया जाता है या हम हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली बेरोज़गारी बढ़ती है। एक इसका सिंपल एग्जांपल लगा लो, पहले बैंकों में कैशियर होता था, कैश लेन देन के लिए वो कैशियर की डेस्क पे आपको जाना पड़ता था। जब से एटीएम आ गया तो बाहर ही जमा पैसा हो जाता है, बाहर से ही निकल जाता है। तो एक एटीएम मान लीजिए 24 घंटे चलता है, तो 5 लोगों के बराबर काम तो वो कर ही लेता है। तो डेफिनेटली रोज़गार में कमी आती है, बेरोज़गारी बढ़ती है जब रेशनलाइजेशन होता है एट अर्लियर स्टेज। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सपायर, एक साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारी का समझौता समाप्त हो जाता है। एक साझेदार के अवकाश पे हाँ, एक साझेदार की मृत्यु पे हाँ, एक साझेदार के दिवालिया होने पे हाँ भाई हाँ। इसका आंसर उपरोक्त सी होगा। ए बी सी थे, अगर इनकी फर्म में नया डी आ जाए तो भी इनके पुरानों के बीच की पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। ए बी सी में से सी चला जाए, मर जाए, तो भी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। इनमें से कोई इंसॉल्वेंट, एक जना इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी पुरानी, एक्चुअली क्या होता है, एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन। तो कभी भी पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है ना, तो उसमें एक पुरानी साझेदारी समाप्त होती है और एक नई साझेदारी का जन्म होता है। तो ठीक है, फर्म का समापन इज़ अ डिफरेंट थिंग, साझेदारी का समापन इन सारे ही केसेस में, इवन पार्टनर्स के बीच का आपस में रेशियो चेंज हो जाता है ना, तो भी वो साझेदारी का समापन कहलाता है, फर्म का समापन नहीं, साझेदारी का समापन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक लेनदार माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगेन अ वेरी मस्ट नो थिंग कि आपको पता ही होनी चाहिए कि जैसे गोपाल है, गोपाल ने 5 लाख रुपए व्यापार में लगाए। ठीक है, जैसे मैं बहुत बच्चों से जब पूछता हूँ, जब 11th में वो नए नए आते हैं, मतलब अब तो ठीक है बंद कर दिया पढ़ाना, लेकिन कि गोपाल ने 5 लाख रुपए धंधे में लगाए, बताओ पैसा आया कि गया, है ना? तो वो सब बोलते सर पैसा गया, धंधे में लगा दिया तो पैसा गया। तो वो गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर आप गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो वाकई में उसने जो घर पे पैसा छुपा रखा था, बचा रखा था, वो उसने व्यापार में लगा दिया, गोपाल का पैसा गया। लेकिन अगर आप धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो धंधे के अंदर पैसा आया। तो ये जो जी शॉप है, इस जी शॉप के अंदर कैश आया, तो कैश आया और इसे कैपिटल कहा जाएगा। तो हमने क्या किया, अकाउंटेंसी में गोपाल को अलग पर्सनैलिटी माना और बिजनेस को हमने एक सेपरेट एंटिटी माना। लॉ के हिसाब से, अलग सुन लीजिए, लॉ के हिसाब से व्यापारी और व्यापार का पृथक अस्तित्व नहीं होता। एकाकी व्यापारी की दशा में व्यापारी और व्यापार का पृथक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन लेखांकन में व्यापार का और व्यापार के स्वामी का, दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी लेन देन होगा, जैसे पैसा लगाएगा या निकालेगा, तो उसे व्यापार की पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृथक अस्तित्व अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, किसे वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है। एकाकी व्यापारी को नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को नहीं है, कॉर्पोरेट सोसाइटी को नहीं है, हम में से किसी को भी नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत केवल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को है, उसमें भी कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो ऑलमोस्ट अभी आउटडेटेड चीज़ हो गई है। बाकी ये जो व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूप हैं, इनमें से किसी को भी वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए गोपाल है और अभी आपने देखा था कि गोपाल ने मान लीजिए 5 लाख रुपए व्यापार में लगाए। ठीक है, गोपाल वैसे बहुत पैसे वाला है और इसके बाद मान लेते हैं 100 लाख की संपत्ति है और इसने एक छोटी सी दुकान शुरू की, उसमें उसने 5 लाख रुपए लगाए। कल को इसकी दुकान में कुछ कांड हो गया, इसका प्रोडक्ट खा के कोई बीमार पड़ गया, या इस दुकान ने बहुत कर्जा कर लिया,
और 25 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई। तो ये 25 लाख रुपए की लाइबिलिटी सबसे पहले बिजनेस के असेट से चुकाई जाएगी, और बिजनेस के असेट्स अगर कम पड़ जाएंगे तो उसके पर्सनल असेट से उसे वो पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कानून की नज़र में गोपाल का और गोपाल की दुकान का पृथक अस्तित्व नहीं है। तो फिर ये है कि गोपाल की दुकान के जो दायित्व हैं उसको चुकाने की जिम्मेदारी गोपाल की ही है, और कुछ भी लाइबिलिटी से तब तक चुकानी पड़ेगी जब तक इसके पास पर्सनल एसेट्स मौजूद हैं, तो उसे चुकानी पड़ेगी। असीमित दायित्व होता है, पार्टनरशिप में भी याद रखिएगा असीमित दायित्व होता है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं, लेकिन इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापारी, ये सदियों से चला आ रहा है। पार्टनरशिप या एलएलपी, ये सब नए फिनोमिना हैं कंपनीज़ में, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, ये सब नए विचारधाराएं हैं। एकाकी व्यापार तो सदियों से ही चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, किस वजह से मुद्रास्फीति आती है। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी इशू कर देती है, वाकई में आती है। जब प्रोडक्शन में कमी आती है तो भी आती है। जब डेफिसिट बजट को फॉलो करती है गवर्नमेंट, सार्वजनिक व्यय ज़्यादा बढ़ा देती है, तो घाटे के बजट के केस में भी मुद्रास्फीति होती है। तो इन सारी ही स्थितियों में आपको घाटे का बजट मतलब मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी। इसका बहुत एक सिंपल सा मिल लीजिए कि मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर 100 एप्पल है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एप्पल का एग्जाम आप सोच रहे हैं कोई एप्पल लवर हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ एक समझने के लिए। मान लीजिए एक इकोनॉमी में 100 एप्पल हैं और 1000 रुपये हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं उनके पास 1000 रुपये हैं और 100 एप्पल हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 1000 डिवाइडेड बाय 100, रेट निकलेगी 10 रुपये पर एप्पल। ठीक है, अब दूसरा सीन देखो, मान लो गवर्नमेंट ने सबको 1000 रुपये दे दिए। कई बार जैसे मैं अब छोटा था तो मैं सोचता था, आप भी शायद सोचते होंगे कि गवर्नमेंट ने गरीबी करी क्यों रखी है, सबको गरीबों को सबको ले जा के नोटों की गड्डी दे दे। नोट छापना तो प्रिंटिंग प्रेस से छप ही जाएंगे, तो सबको एक एक नोट की गड्डी क्यों नहीं दे देती, लाख लाख की, 10-10 लाख की। तो अब उसका छोटा सा ही नमूना देख लो। सपोज़ करो कि अब गवर्नमेंट ने सबको नोटों की गड्डी दे दी और 2000 रुपये हैं, लेकिन पैदावार उतनी ही है, 100 एप्पल ही पैदा हो रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि 2000 रुपये चेस करेंगे 100 एप्पल को, तो अब रेट हो गए 20 रुपये पर एप्पल। तो आपने क्या देखा, एप्पल के भाव क्यों बढ़े? एप्पल के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। पैसा ज़्यादा आ गया तो जो पैसा होता है वो वस्तुओं का पीछा करता है, उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, मतलब मांग प्रेरित स्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा सीन ये हो सकता है कि सपोज़ करो 1000 रुपये ही हो, गवर्नमेंट को चलो ये समझ में आ गया कि नए नोट नहीं छापने, 1000 रुपये ही हो, लेकिन मान लीजिए किसी वर्ष में एप्पल की पैदावार ही 5 हो, तो 1000 रुपये हैं और 5 एप्पल हैं, या 4 ही एप्पल है मान लो समझने के लिए, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 एप्पल, तो 25 रुपये प्रति एप्पल हो गया। इस बार एप्पल की कीमत क्यों बढ़ी? तो इकोनॉमी में करेंसी नहीं बढ़ी लेकिन उत्पादन कम हो गया, तो फिर वस्तुओं के दाम महंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए होता है ना, आप देखते हो ना किसी कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है, तो शॉर्टेज इसीलिए हो जाती है कि जैसे बरसात के दिनों में फसल खराबा हो जाता है तो भाव बढ़ जाते हैं वस्तुओं के। ठीक है, और घाटे के बजट में भी गवर्नमेंट क्या होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट बोरो करती है या मनी प्रिंट करती है, उस वजह से भी वही वाली बात होती है, वापस वहाँ पे भी डिमांडफुल इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये सब रीज़न है मुद्रास्फीति के। अंडरराइटिंग कमीशन इज़ पेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। आपको पता है कि अभिगोपक अंडरराइटर अपनी सेवाएं देते हैं, वो हमारे अंश और डिवेंचर्स को बिकवाते हैं, इनफैक्ट बिकवाने की गारंटी लेते हैं, नहीं बिक पाते हैं तो खुद लेते हैं। तो कंपनी बदले में उनको कितना कमीशन दे पाती है, तो कंपनी 2.5% कमीशन मैक्सिमम दे सकती है डिवेंचर पे और 5% मैक्सिमम कमीशन दे सकती है इक्विटी शेयर पे, लेकिन इस कमीशन की गणना इशू प्राइस पे की जाती है। तो अगर मान लो 100 रुपये का इक्विटी शेयर है, 120 रुपये पे इशू हुआ है, तो जो कमीशन की गणना होगी वो 120 रुपये पे होगी, दैट विल बी काउंटेड ऑन द इशू प्राइस। तो अभिगोपन कमीशन की गणना अंशों के निर्गमन मूल्य पे होती है, अंश ऋण पत्र जो भी क्वेश्चन में उसके निर्गमन मूल्य पे होती है। तो इसमें ये सेकंड गलत छप गया है, एक इसका आंसर है, मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, अंशों के निर्गमन मूल्य पर इसकी गणना होती है। नेक्स्ट,
द सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड। जब आप सरकार को इनकम कहाँ से होती है, सरकार खर्चा कहाँ करती है, सरकार उधार कहाँ से लेती चुकाती है, इसका अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब आप पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का अध्ययन कर रहे हैं, आप पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म वाज फिक्स्ड थ्रू। एक साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट से तय नहीं होता है, ये कंपनीज एक्ट द्वारा तय होता है। एक ज़माने में मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम 10 या 20 हो सकते थे। अब ये कह दिया है कि मैक्सिमम 100 तक हो सकते हैं। हाल फिलहाल 50 की लिमिट को नोटिफाई किया गया है, लेकिन ये सब नोटिफाई किसने किया है, कंपनीज एक्ट ने नोटिफाई किया है। तो पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, ये कंपनीज एक्ट द्वारा तय किया जाता है। बार्टर मतलब क्या होता है, जूते दो साड़ी लो। तो वस्तु के बदले वस्तु जो होता है, जिसको वस्तु विनिमय बोलते हैं, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। माल के बदले माल देना। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज गार्नर वर्सेस मरे का नियम कब लागू होता है, जब कुछ साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर सारे ही साझेदार दिवालिया हो जाएं तो नहीं, सारे ही साझेदार हेल्दी हों, सॉल्वेंट हो तो नहीं। लेकिन मान लीजिए कि ABCD की फर्म में से D निपट गया मतलब बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो इसकी मान लो इसको 30,000 रुपये लाने थे, 30,000 रुपये इसकी कैपिटल डेबिट चल रही थी, नेगेटिव चल रही थी, 30,000 से लाने थे, लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसकी इस कमी को ABC वहन करेंगे। तो गाना बना मरे ये कहता है कि पूंजी की इस कमी को पूंजी अनुपात में वहन किया जाएगा शेष स्वस्थ साझेदारों के द्वारा। तो इसीलिए जरूर समझिए कि गाना बना मरे नियम तब लागू होता है जब कुछ साझेदार दिवालिया हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रिसीव फंड थ्रू। पार्टनरशिप फर्म बैंक लोन ले सकती है, गवर्नमेंट से उधार ले सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि डिवेंचर इशू करना कंपनी के अधिकार में है। पार्टनरशिप फर्म डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फर्म अपने ही किसी साझेदार से लोन ले सकती है, तो इसका बड़ा सरल सा आंसर C हो जाएगा। 101, तलपट बनाकर जांच की जाती है। व्यापार की तरलता की स्थिति गलत, व्यापार का वित्तीय परिणाम गलत, व्यापार में क्रय और विक्रय की राशि गलत। तलपट से हमें पता लगता है खाता बही की गणितीय शुद्धता। हालांकि जो ऑप्शन वहाँ दिया था वो था लेखांकन प्रविष्टियों की गणित शुद्धता, पर वो भी थोड़ा सही आंसर नहीं है। इसका बिल्कुल सही सटीक जो आंसर है वो है कि हमारी लेजर मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, उसकी जांच हम ट्रायल बैलेंस बना के करते हैं। ट्रायल बैलेंस ट्रायल रूम जैसा वर्ड है। जैसे ट्रायल रूम में हम ये देखते हैं कि कपड़ा हमको फिट आ रहा है या नहीं, या जैसा हम चाह रहे हैं वैसा है या नहीं। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता लगता है कि हमारी जितनी भी लेजर पोस्टिंग हुई है, जितनी भी हमने खाता बही में पोस्टिंग की है, वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। हालांकि ट्रायल बैलेंस मिल जाना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये निर्णायक प्रमाण नहीं है। यानी तलपट मैच होने के बाद भी गलतियों की गुंजाइश हो सकती है, पर फिर भी तलपट एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, उससे आप अपनी खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच कर सकते हो। नेक्स्ट इज, वह लागत जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका उत्पादन चेंज होगा तो भी आपकी लागत नहीं बदलेगी, तो ऐसी कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थायी लागत। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छे से एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ता है, मैं इस टेबल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ करो आप 500 यूनिट बनाते हैं किसी चीज़ की, और आपकी 2,000 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट आती है, और इस लेवल पे आपके 1,500 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आती है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके 3,500 रुपये की टोटल कॉस्ट आती है। अब इन तीनों में ही आप 500 का भाग लगाओ। जैसे 2,000 में आप 500 का भाग लगाओगे तो आपकी 4 रुपये हो गई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, 3 रुपये हो गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 7 रुपये पर यूनिट। अब यहाँ से मज़ेदार गेम शुरू होती है। अगर ये व्यक्ति अपना उत्पादन बढ़ा के डबल कर ले, अगर अब ये 1,000 इकाइयाँ बनाने लग जाए, तो भी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम से प्रभावित नहीं होती। फिक्स कॉस्ट समय के हिसाब से लगती है। फॉर एग्जांपल रेंट है, तो रेंट पहले भी 2,000 लगता था, अभी भी रेंट 2,000 लगेगा। लेकिन इससे जो खास बात होगी वो ये होगी कि अब आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है। तो जैसे जैसे अगर आप गौर करो, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। तो इसीलिए एक लाइन जो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं बोलता हूँ, फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। ये एक, जब मैं 12th में था मेरे सर ने बात बोली थी, तब मुझे समझ में नहीं आई थी। तब उन्होंने यही कहा था, जब तू बड़ा होगा पढ़ाई करेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगी। तो आप देखिए, फिक्स कॉस्ट टोटल वाइज फिक्स है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती जा रही है। और अब आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के लिए कहते हैं ये वो लागत होती है जो परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही है, उत्पादन के हिसाब से परिवर्तित होती जाएगी। जैसे जब आप अपना प्रोडक्शन डबल कर रहे हो तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डबल होती जा रही है। लेकिन अब जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। तो मैं एक लाइन बोलता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा पीछे बैक करके वापस सुन लेना। वेरिएबल कॉस्ट टोटल वाइज वेरिएबल होती है, लेकिन वो पर यूनिट फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जस्ट उल्टा है। फिक्स कॉस्ट वैसे फिक्स होती है, पर यूनिट वेरिएबल होती है। वेरिएबल कॉस्ट वैसे वेरिएबल होती है, लेकिन वो पर यूनिट फिक्स होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे आपको समझ में आता है कि बड़ा अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों होता है। देखिए, जब आप छोटा प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन जब आप बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम आ रही है। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है ए, एक व्यक्ति का नाम है सी, सब कुछ सेम रहे, लेकिन अगर ए 500 यूनिट बना रहा है तो उसकी कॉस्ट आ रही है 7 रुपये यूनिट, और जो व्यक्ति 2000 यूनिट बना रहा है उसकी कॉस्ट आ रही है 4 रुपये पर यूनिट। इसको बोलते हैं बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययताएं, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज प्रोडक्शन। जब आप बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हो तो आपकी सीपीयू कम होती चली जाती है, और फिर आप बाजार में आतंक मचा सकते हो, बाजार में सस्ता बेच के सारे छोटे मोटों को गायब कर सकते हो। तो इसीलिए बड़े और बड़े होते चले जाते हैं, छोटे कुछ भी समझ लीजिए, छोटे इस वजह से वाइप आउट होते जाते हैं, गायब होते जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इज अ पर्सनल साइंस। बहुत अच्छे से मुझे क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा बहुत जो मैं रॉबिन्स के मामले में निकाल पाया, ये परिभाषा सुन लीजिए। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों, यानी जो इसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप साधना चाहते हो, तो साथियों जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक जगह, एक डेस्टिनेशन है जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास कोई चीज़ है जिसके मल्टीपल यूसेज पॉसिबल हैं, उस समय मानव कैसे व्यवहार करता है उसका इकोनॉमिक्स संबंधी साइंस में स्टडी किया जाता है। तो ये एक सोशल साइंस है क्योंकि समाज से रिलेटेड है, और पर्सनल साइंस है, तो बोथ इसका आंसर है। इसको आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा। एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी मानती है एक्स यानी ना करना, यानी कर्मचारी काम नहीं करेगा वो हरामखोर है, ये सोच के साथ जो लोग बढ़ते हैं मतलब वो एक्स थ्योरी में बिलीव करते हैं। वाई मतलब यस थ्योरी, कि नहीं कर्मचारी को काम बोलोगे तो वो काम करेगा, इनिशिएटिव यूज़ करेगा, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेगा, चैलेंज उसे पसंद है, वो हरामखोर नहीं है, उसे बस अच्छे काम की और मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो एक वाई थ्योरी होती है। तो एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी ये दी थी आपके मैकग्रेगर ने। 4 बहुत पॉपुलर थ्योरीज हैं, और भी हैं बट 4 देख लीजिए जो इसमें 4 ऑप्शन है। अब्राहम मास्लो ने जो दी थी वो उसने हायरार्की सिस्टम वाली दी थी, कि जिसमें इंसान की आवश्यकताओं को 5 क्रम में बांटा गया था और एक हायरार्की सिस्टम बनाया था, वो था अब्राहम मैस्लो ने दिया था। जो डगलस मैकग्रेगर है उसने एक्स वाई थ्योरी दी थी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो थी द्विघटक थ्योरी, 2 एस्पेक्ट थ्योरी, कि कुछ होते हैं आरोग्य घटक और कुछ आपके उत्साह को बढ़ाने वाले घटक होते हैं, ठीक है, और मतलब हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर्स। और एक था विलियम आउची, अमेरिका की कंपनियां कैसे जापानी मैनेजमेंट को यूज़ करके तरक्की कर सकती हैं, उसके ऊपर उसने जेड थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्यतः अंकेक्षण कराना है? ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा। सहकारी संस्थाओं को हाँ, जीवन बीमा कंपनियों को हाँ, ट्रस्ट को, अधिकतर ट्रस्ट को हाँ, क्योंकि वो डोनेशंस वगैरह लेते हैं, तो इसका सभी आएगा। इन सबको ही मैंडेटरीली ऑडिट कराना पड़ता है। एक बार मैं आपको सिंपल नियम बताऊं तो जहाँ कहीं पे भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उनको ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सभी को ऑडिट कराना ज़रूरी है। जब किसी सार्वजनिक उद्योग के शेयर्स को बाज़ार में बेचा जाता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी के मान लीजिए 80% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है, मान लीजिए उस कंपनी के 80,000 शेयर 1 लाख में से गवर्नमेंट के पास है, और कंपनी उसमें से, गवर्नमेंट उसमें से 10,000 शेयर्स बेच दे,
यानी इसको टेक्निकली बोलते हैं कि अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर दे, हल्का पतला कर दे, 80% से 70% पे आ जाए, 10% शेयर्स उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिए। तो ये क्या है, इसे विनिवेश कहते हैं। तो ये भी सिंपल अच्छा वर्ड है। एक होता है निवेश, निवेश होता है इन्वेस्ट करना। यहाँ आप अपने इन्वेस्ट को सल्टा रहे हो, निपटा रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो। तो जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर अपनी जो शेयर होल्डिंग्स है उसको कम करता है, शेयर्स को सेल आउट करता है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का रिवर्स है, सी इसका आंसर है। रीसेंट पास में जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईडीबीआई बैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सब में कुछ कुछ परसेंटेज विनिवेश हुआ है। चार्टेड अकाउंटेंट क्या होते हैं? इन एफिशिएंट ऑडिटर, ये तो कुछ ज़्यादा ही अपमान हो गया। गवर्नमेंट ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर। चार्टेड अकाउंटेंट सीएस जो होते हैं वो पेशेवर अंकेशक होते हैं, ठीक है। वो किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते। जिन लोगों को जो हम, जैसे मैं थोड़ा परिचित हो चूँकि मैं सीए रहा हूँ, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। जो लोग सीओपी होल्ड करते हैं वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करते, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो एक पेशेवर तो हैं ही हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है। तो सीएज आर द प्रोफेशनल ऑडिटर्स। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का है? नोट या मुद्रा छापने का कार्य? हाँ। साख नियंत्रण? बिल्कुल। व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण? हाँ जी। तो ये सारे के सारे काम आरबीआई है। आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम का सिरमौर है, हेड है, वही संभालता है, बहुत अच्छे से संभाल रखा है उसने। नेक्स्ट, एक गैर व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में क्या नहीं बनाया जाता? रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है, आय व्यय खाता बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। क्योंकि जो एनपीओज होते हैं, जिसको अपन एनजीओज भी कहते हैं, तो ये लोग परचेज सेल्स करते ही नहीं हैं। एनपीओ जनरली परचेज सेल नहीं करते हैं। एनपीओ बस अपने सदस्यों से चंदा डोनेशन लेते हैं और सोसाइटी का भला करते हैं। तो वो चूंकि परचेज सेल नहीं करते, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, तो उनको ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आया कितना गया कितना, इसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया जाता है। बचाया कितना घाटा कितना हुआ, ये की जानकारी के लिए इनकम एक्सपेंडिचर बनता है। और फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, उसके लिए फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट है जो नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट इज, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स हेड ऑफिस इज। सेबी की स्थापना 1988 में हुई और इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। ये एड्रेस है, आपको चिट्ठी पत्री करनी हो, घूमने जाना हो तो जा सकते हो। सेबी 1988 में इसका जन्म हो गया था। 1992 में इसको वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में है। तो सेबी पूंजी बाजार का, जैसे बैंकिंग सेक्टर का सिरमौर आरबीआई है, वैसे ही पूंजी बाजार का सिरमौर बापू वो आपका सेबी है, मुंबई में है। इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। इसका आंसर है 1988 मुंबई, इसका आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी को कौन चलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएंगे। उनका चयन कौन करेंगे? उनका चयन एनुअल जनरल मीटिंग में होता है और शेयर होल्डर्स द्वारा किया जाता है। कंपनी के ऑडिटर की भी नियुक्ति एजीएम में होती है फर्स्ट ऑडिटर्स के बाद में हर बार कंपनी के ऑडिटर्स की नियुक्ति भी एजीएम में होती है। और कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, कितने रिटायर होंगे, कितने वापस लगेंगे, कौन से नए बुलाए जाएंगे, ये सब एजीएम में होता है। और समता अंशधारी ही ये तय करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ये तय करते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना हो, जब इसका उद्देश्य किसी पुण्यार्थ कार्य को करना हो, जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो। तो ये है इसका सही आंसर। देखिए, मान लीजिए मेरा एक नोन ग्रुप है, वो अनाथ बच्चों के खाने की व्यवस्था करता है। उसमें 10 बच्चे हैं, वो नौकरी करते हैं, कुछ वो अपनी जेब से मिलाते हैं और कुछ वो चंदा दान कलेक्ट करते हैं। वो भी एक ग्रुप है। क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं। पार्टनरशिप में दो बातें खास है। एक तो वहाँ बिजनेस होना चाहिए और दूसरा उस बिजनेस का जो मकसद है वो लाभ कमाना होना चाहिए। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि 10 लोग ऐसा करेंगे कि कंबल खरीदेंगे और सर्दियों में नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच देंगे, तो आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना, तो यू आर नॉट इन अ पार्टनरशिप। आप एक एनजीओ हो सकते हो, एनपीओ हो सकते हो, चैरिटेबल संस्थान हो सकते हो, बट यू आर नॉट इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मेन काम होता है लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना और फिर लाभों का बंटवारा करना, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीजेज इन टाइम वेजेस सिस्टम, वर्क एफिशिएंसी वेज सिस्टम या इंसेंटिव प्लान सिस्टम, पीस वेज सिस्टम। इसका आंसर बी सही है। देखिए, टाइम वेज सिस्टम क्या होता है?
बहुत सिंपल समझो, लेबर को हमने कह दिया भाई तू 10 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा, हम तेरे को 400 रुपये रोज के देंगे। अब अपन ने देखो इसका उत्पादन नहीं देखा, इसको अपने को रोज 400 रुपये देने हैं घड़ी के हिसाब से। तो ये है टाइम वेजेस सिस्टम। एक होता है पीस वेजेस सिस्टम। अपन ने कहा भाई साहब हम तेरे को 5 रुपये पर यूनिट देंगे, तू 100 यूनिट बनाएगा तो हम तेरे को 500 देंगे, तू 80 यूनिट बनाएगा तो हम तेरे को 400 देंगे, एंड वॉट एवर तू जितनी यूनिट बनाएगा। इन दोनों में देखा गया है कि उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। एक इंसेंटिव प्लान होता है, अगर आप कॉस्टिंग कभी पढ़ोगे तो उसमें हॉल से, रोवन, इमर्सन, इन सब के प्लान होते हैं। उसमें जितना जल्दी, उसमें क्या होता है स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि जैसे सपोज करो ये काम आपको मान लो 10 घंटे में करना है। अब अगर लेबर ने उस काम को 8 घंटे में कर लिया तो उसको 8 घंटे की तो मजदूरी मिलती है, और जो 2 घंटे उसने बचाए हैं उस 2 घंटे का उसको बोनस मिलता है। तो ये से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। उसको लगता है कि हाँ अगर मैं जल्दी काम करूँगा तो उस बचाए हुए समय का बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। उस बचाए हुए समय का बेनिफिट, कुछ बेनिफिट कंपनी लेती है, कुछ बेनिफिट वैसे एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये जो एफिशिएंसी बेस्ड सिस्टम होता है, जिसको इंसेंटिव प्लान सिस्टम भी बोलते हैं, इससे देखा गया है कि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है, वो लोग जल्दी काम निपटाते हैं। ऑडिटर इज़ लाइक अ हॉन्टिंग डॉग, गार्डिंग डॉग, कैट या स्ट्रे डॉग। अंकेशक को माना गया है कि ये किस तरह का कुत्ता है या बिल्ली है। तो अंकेशक जो होता है उसे रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह माना जाता है, ना कि शिकारी कुत्ते के समय। तो अंकेशक, जैसे अगर मान लो मैं सीए हूँ, मैं किसी कंपनी के ऑडिट करना हूँ, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी और सचेत होकर कार्य करना चाहिए बस। लेकिन मेरा वहाँ ही तक रूल है, मेरे को ज़्यादा वहाँ जाके चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कोई शिकारी कुत्ता करता है। तो ये याद रखिएगा, अंकेशक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। और ये बहुत ही फेमस मुकदमा है, किंगस्टन कॉटन मिल्स का मुकदमा है, 1896 का मुकदमा है। और वहाँ पे जब जस्टिस लोब्स ने ये जजमेंट दी थी तो उन्होंने यही कहा था, ठीक है। वहाँ पे अंकेशक से कह लीजिए थोड़ा उसने भरोसा कर लिया था, तो बहुत लोगों ने कहा कि अंकेशक का क्या रोल है, इसकी गलती है, ये लापरवाही के लिए ड्यूटी है, तब उन्होंने बताया था। और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, मील का पत्थर वाला जजमेंट साबित हुआ था। केस का नाम आप याद रखिएगा, किंगस्टन कॉटन मिल्स, वर्ष याद रखिएगा, और जस्टिस हैं वो भी। केस के थोड़े फैक्ट्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नई मशीन लगाने के लिए मजदूरी दी, मजदूरी खाते में डेबिट कर दी गई, ये अशुद्धि है। तो कई लोगों को लगता है सही तो है, मशीन लगाई, मशीन मंगाई, मशीन को लगाया, वेजेस का पैसा वेजेस में डेबिट कर दिया, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने मान लो 5 लाख की मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसको स्थापित करने में लगे, तो ये 10,000 रुपये भी मशीन अकाउंट में जाएंगे। क्योंकि जब तक मशीन प्रोडक्शन करना शुरू नहीं कर देती तब तक मशीन पे जो भी खर्चा होगा वो सब मशीन की कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। तो अब जब आपने उसे वेजेस खाते में डाल दिया तो इसका मतलब आपको नियम सिद्धांत का पता नहीं है, तो ये फिर सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाएगी। इसे अपन एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। और इसको आप याद कर लीजिए, इसका टेक्निकली यूँ बोलते हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया जाए या वैसा वर्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया जाए, तो इसका मतलब है आपको नियम सिद्धांत की जानकारी नहीं है, एंड यू आर मेकिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि हो रही है। नेक्स्ट कहता है हास की किस विधि के अंतर्गत स्थायी संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं चौथी बार तारीफ करूंगा क्योंकि मैंने 21, 19, 16 के भी पेपर सॉल्व कराए, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन या इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, जो कि बहुत ही जानकारी वाले क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे से बच्चे को पता होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन थे। तो यही मकसद भी होता है पेपर लेने का, कि क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको वो तो पता होना चाहिए ना, जो बेसिक चीज़ है वो तो पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर 10,000 की एक संपत्ति है, 10% डेप्रिसिएशन की रेट माने, 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। अब अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो आपका फिर 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसे करते करते 10 साल में आप जीरो पे पहुंच जाओगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप WDV मेथड से चलोगे तो पहले साल में 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, 9,000 बचेगा, फिर 9,000 रुपये पे 900 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 8,100 बचेगा। और फिर आप जब जब डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे ना तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो बचेगी ही बचेगी, यानी इसमें कभी भी जीरो नहीं होगा। मैथमेटिकली आप इस मेथड में चले जाओगे, हर बार 10% काटोगे तो कुछ बचेगा, फिर उस कुछ पे फिर 10% काटोगे तो फिर कुछ बच ही जाएगा। तो WDV मेथड, जिसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड या ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, हासित शेष विधि या इसको अपलिखित मूल्य विधि भी बोलते हैं। तो इस मेथड में कभी भी असेट्स की बुक वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड सर्वे। आप
मान लो कि मुझे एक बच्चों का वज़न नापना है, मैं 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे बच्चों का वज़न नापना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मशीन मंगाई, बच्चों को बोला भाई आओ खड़े हो जाओ, एक एक बच्चा खड़ा होता गया, मैं उसका वेट नोट करते गया, तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि उनका वेट क्या है। या मैंने मान लीजिए सर्वे कराया कितने लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तो पूरे एक मोहल्ले में 4-5 छोरों को भेज दिया, 4-5 बच्चों को भेज दिया और वो सर्वे करके लाए। तो मैंने डेटा खुद से कलेक्ट किया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं तो उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं, उसे प्राथमिक समंग कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी समंग भी होते हैं, उनको कोई और कलेक्ट करता है, आप उसके मज़े लेते हो, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। बैंक रेट किस रेट को कहते हैं, तो बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई छोटे छोटे बैंकों को लोन देता है। यानी यूँ समझ लो आरबीआई सबसे टॉप पे है और नीचे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इट में भी आईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा या जितने भी बैंकों के नाम आपको पता है, उनको जिस रेट पे लोन दिया जाता है, और ख़ास करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लोन होता है, 90 दिन तक का होता है, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक जिस रेट पर पब्लिक से बात करते हैं वो एक अलग रेट होती है। आरबीआई, सिंपल बोल रहा हूँ, आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देता है दैट इज़ नोन एज बैंक रेट। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माल्थस फूड सप्लाई इंक्रीजेज बाय, माल्थस ने यही कहा था, जो माल्थीसियन थ्योरी थी उसने ये कहा था कि भाई जो फूड है वो धीरे धीरे पैदा होता है, उसमें अंक गणितीय ग्रोथ होती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसमें 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 1 2 का 4 ऐसा। तो उसने यही कहा था कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से, और जो फूड सप्लाई है वो बढ़ती है एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इस क्वेश्चन में अपन से भोजन की पूर्ति पूछी थी, तो भोजन की पूर्ति अंक गणितीय वृद्धि से बढ़ती थी। इसीलिए उसका कहना था कि अगर आपने पॉपुलेशन को एक लेवल के बाद कंट्रोल नहीं किया तो फिर बीमारी, युद्ध, अकाल, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द इंडियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो जब ये क्वेश्चन आया था ऑब्वियसली बात है 2013 में, तो उस समय डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था अर्थशास्त्र में। हालांकि अगर आज की बात करें तो एक इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बैनर्जी, उनको भी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जन्म इनका कोलकाता का है, इंडिया का, लेकिन अब ये अमेरिका में हैं, तो ठीक है, फिर भी 2019 भारतीय तो कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन कहाँ दिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई दे रहा है 8,000 रुपये, ठीक है, तो हम इसे क्या दिखाएंगे, हम इसे केवल और केवल लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ लायबिलिटी साइड ओनली। और अगर ये एडजस्टमेंट होता, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा होता तो ये समायोजन होता, फिर ये 2 जगह जाता। आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड है तो ये P&L में जाके सैलरी में प्लस हो जाता और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को भी जाता इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट। अभी तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर होने का मतलब होता है कि इसकी जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग हो चुकी है। तो जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग हो गया है, तो अब इस आइटम को नॉर्मल ट्रीट करो, ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है एज अ लायबिलिटी, तो ये जाएगा सी आंसर, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जब आप व्यवसाय खोलते हैं तो आप लायबल होते हैं कस्टमर के प्रति, बिल्कुल हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देनी चाहिए। गवर्नमेंट के प्रति, यस, हमें गवर्नमेंट की नीतियों का पालन करना चाहिए, टैक्स जमा कराना चाहिए। वन सेल्फ, खुद के प्रति या समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले खुद का ध्यान रखो भाई, समाज का ध्यान बाद में रखना। पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दुनिया को लगाना। तो बिल्कुल व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व इन सभी के प्रति होता है। इन सबको टेक्निकली अपन बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, है ना, जिनका दांव पे कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। तो व्यवसाय समाज से ही कमाता है, इसलिए समाज के प्रति उसके उद्देश्य होते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स के प्रति होते हैं, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता माना गया है एडम स्मिथ को। इन्होंने एक शानदार बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। अदृश्य हाथ की कल्पना इन्होंने ही दी थी। मुक्त स्वतंत्र प्रणाली से व्यापार होना चाहिए और लेबर और प्रोडक्टिविटी में डिवीज़न होना चाहिए, यानी कार्य विशिष्टीकरण। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है।
ऑल इक्विटी शेयर होल्डर, सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर क्या हैं? पापा ऑफ द कंपनी। हाँ, पापा तो है नहीं, ऑनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के मालिक होते हैं। क्योंकि कंपनी या धंधा किसका होता है? जो पैसा लगाता है, जो पूंजी लगाता है। तो कंपनी में पूंजी कौन लगाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स लगाते हैं। तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और अगर डिवेंचर होल्डर के लिए पूछे तो डिवेंचर होल्डर्स ऋण प्रदान करते हैं, तो इसीलिए ये होते हैं ऋणदाता या लेनदार ऑफ द कंपनी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में पूछा है तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज ऑफिस लैपटॉप इज बीइंग यूज्ड एट होम। तो अगर ऑफिस का लैपटॉप है, घर में प्रयोग किया जा रहा है, तो मतलब एक तरह से इसको दो तरह से बोल सकते हैं। इसका आंसर वैसे ऑप्शन ये दिया हुआ था, एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का गबन। पर कहीं ना कहीं ये सुविधाओं का गबन है। आपको लैपटॉप की सुविधा मिली काम करने के लिए, आपको ऑफिस का काम करना चाहिए। आप अब मज़े से अपने गेम देख रहे हो, अपने बच्चे का घर में होमवर्क पूरा कर रहे हो ऑफिस के लैपटॉप पे। तो कोई कहीं ना कहीं जो सुविधाएं आपको मिली उसका आपने गबन किया। कुछ लोग लेबर का गबन करते हैं। मान लो मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, मुझे एक असिस्टेंट मिला हुआ है, असिस्टेंट से मुझे ऑफिस का काम कराना चाहिए, मैं घर का काम करा रहा हूँ, तो फिर श्रम का गबन कहलाएगा। माल का गबन तो आप समझ ही रहे हो, एक कर्मचारी है बादाम भर के जेब में ले जाता है या कुछ भी दुकान का सामान उठा उठा के ले जाता है, तो वो कहीं ना कहीं श्रम का गबन करता है। कुछ लोग कैश का गबन करते हैं, सेल करके पैसा जेब में रख लेते हैं, फर्जी खर्चे दिखा के कैश का बिल भर देते हैं। तो ऐसा करके वो लोग रोकड़ का गबन करते हैं। लेकिन जहाँ किसी संपत्ति का प्रयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जा रहा है तो वो संपत्ति का गबन या सुविधाओं के गबन की श्रेणी में आता है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। और अगर बहुत कोई प्रीमियम कंटेंट है तो वो भी बहुत नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।